गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 2 सितंबर। तो प्री के बहुत कम दिन बचे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करो। ट्राई टू जो स्ट्रेटेजी रखो वो ये रखो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़, सी सेट कम जरूरत 2 आवर सी सेट को दो आप, और करंट को रिवीजन करो। अगर टेस्ट सीरीज़ करोगे तो बेसिक उसमें से ऑलरेडी कवर आपका हो रहा है और फिनिशिंग आएगी आपके क्वेश्चंस करने में। तो टेस्ट सीरीज़ को और सी सेट को और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उनको बिल्कुल भी मत छोड़ो। ये तीनों चीज़ कंटिन्यू रखो। 2 आवर्स और टेस्ट सीरीज़ को 4 आवर्स दे सकते हो और करंट को भी 3 आवर्स दे सकते हो। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आवर्स आपको इन चीज़ों को देने ही देने हैं टिल द प्री, जब तक नहीं आ जाता। और बाकी 14 घंटे, 14 से 15 घंटे पढ़ना, और बाकी 8 जो है वो आप बेसिक को रिवीजन करने में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू डिस्कशन। हमारी जो इसमें स्किल रहती है वो रहती है कि बेसिक प्लस करंट को साथ पढ़ना है, ताकि हम जो मेंस में आंसर फॉर्मेशन कर पाएँ वो एक अच्छे से हम उसको लिख पाएँ। वीडियो लंबी होती है तो 1.25 करके या 1.5 करके आप इजीली देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है कम हुआ है इन कम्पेयर टू जुलाई से। अगस्त में कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो उसका इक्वली हम देखेंगे। अब है क्या ये जीएसटी, कंप्लीट उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमें कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एप्लीकेबल होता है ऑन द सप्लाई साइड। मतलब ये क्या है, जैसे हरियाणा में कोई चीज़ बनी, उसको सप्लाई किया गया यूपी के अंदर, तो टैक्स कहाँ लगेगा, वो यूपी के अंदर लगेगा, सप्लाई साइड। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, यानी कि जहाँ पे वो खरीदा जाएगा चीज़ों को वहाँ पे ये टैक्स लगाया जाएगा। तो ये भी याद रखना। जो आपका डुअल इसमें जीएसटी होते हैं, जैसे आपका सेंट्रल जीएसटी होता है और स्टेट जीएसटी होता है, और एक और होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, मतलब आईजीएसटी भी इसके अंदर लगाया जाता है। वो जब इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, उस टाइम पे अप्लाई होता है। अदरवाइज दो ही लगते हैं, सीजीएसटी और आपका एसजीएसटी। अब ये होते क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी इज कलेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंटर स्टेट सेल, जो भी इंटर स्टेट सेल होती है, ट्रांजेक्शन होता है, कुछ भी हो विद इन महाराष्ट्र, ठीक है। SGST इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इंटर स्टेट ट्रेल, जो भी ट्रांजेक्शन होगी विद इन द, मतलब जहाँ पे हो रही है। और IGST इज कलेक्ट बाय द सेंटर एंड ऑन द इंटर स्टेट सेल, महाराष्ट्र से तमिलनाडु में कोई चीज़ जा रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो IGST कलेक्ट सब स्टेट करते हैं, सेंटर के और सेंटर कलेक्ट करते हैं, IGST को भी सेंटर कलेक्ट करते हैं। अब मल्टीपल इसमें रेट्स हैं, जैसा आपको पता होगा। इसमें स्लैब डिफरेंट स्लैब्स हैं, 5% का है, 12% का है, 16 का है और 28 का। इसमें स्लैब दे रखे हैं, डिफरेंट स्लैब दे रखे हैं। इन्हीं स्लैब के अंदर डिफरेंट, एक जीरो स्लैब भी मान सकते हो, इसमें टैक्स नहीं लगता, जो खाने पीने की चीज़ होती हैं। तो डिफरेंट आइटम्स इन स्लैब के अंदर रखे जाते हैं, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लेजिस्लेटिव कैसे ये बना, देखो ये जो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 2000 से स्टार्ट होता है, जब से आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो बोलते हैं जीएसटी लाने के लिए। उसका मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बोलते हैं 2009 में वो प्रयास भी करते हैं लाने का, पर जो गवर्नमेंट अभी रूलिंग गवर्नमेंट है यही अपोज करती है उस चीज़ को, और फिर यही गवर्नमेंट 2015 में इसको कहीं ना कहीं 16 में लेके आते हैं, यही गवर्नमेंट लेके आती है। तो पहला बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है 2014 में, 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रूप में लेके आते हैं, पर अप्रूवल 2016 में मिलता है बाय द राज्यसभा। एज ए 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 बनता है। कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ये आ रहा है, यहाँ 122 है, यहाँ 101 है। देखो बिल बहुत सारे हैं, 122, 125, 126 बिल बहुत हो सकते हैं, पर जब वो बिल पास, जो भी बिल पास होता है, देखो जैसे 122 वहाँ चल रहा है, पर अमेंडमेंट तो अभी 100 ही हुए हैं। 122 पास हो जाता है तो पास वो 101 में जुड़ जाता है। अब यहाँ से 123 पास हो जाएगा, वो 123 पास नहीं हुआ, 124 पास हो जाएगा तो 102 बन जाएगा। यहाँ पे एक्ट बना, ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बना। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी कवर ऑल, जैसे आपकी एक्साइज ड्यूटी होगी, सर्विस टैक्स हो गया, स्टेट जीएसटी होगी, सबको अपने अंदर ले आती है। वेट हो गया, सारे जितने इनडायरेक्ट टैक्स हैं कुछ छोड़ के सबको अपने अंदर इसके अंदर ले आ जाते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी कवर करता है इंटरस्टेट ट्रेड। पहले इंटरस्टेट ट्रेड में सेल्स टैक्स लगता था, उसको भी इसके अंदर ले लिया जाता है और इसी के अंदर कर लिया जाता है। और एक एक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, एक्ट 246A, स्टेट हैव पावर टू टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। जो स्टेट के पास पावर होती थी वेट लगाना, सेल टैक्स लगाना, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सेंटर के हाथ में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल बन जाती है, जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हो जाता है। किस आर्टिकल के अंदर होता है, वो होता है 279, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको फॉर्म जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, टू एडमिनिस्ट्रेट एंड गवर्न द जीएसटी। मतलब जो जीएसटी काउंसिल है कौन फॉर्म करते हैं, वो करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, ताकि हम जो टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में उसको चला पाएँ। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन थे, जो भी आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, अभी निर्मला सीतारमन जी हैं, वो इसकी चेयरमैन है।
और भी मिनिस्टर्स होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट को कि अपने मेंबर भेजती है ना काउंसिल में बैठने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसके अंदर एज ए मेंबर होते हैं। पर जो वोटिंग राइट होते हैं वो 1/3 होती है सेंटर की, 2/3 होती है सारी स्टेट की, और 3/4 कोई भी अगर चीज़ पास करानी हो काउंसिल से तो उसको 3/4 मेजोरिटी चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाता है जो आपको डिसेंट्रलाइजेशन जो पावर है फिस्कल में, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल के होल्ड करके रखी है अपने पास। वो कैसे, आप देखो 1/3 किसके पास है, वो सेंटर के पास है, 2/3 किसके पास है, वो स्टेट के पास है। यानी कि आप मानो 33% मानो सेंटर के पास है, इधर 2/3 मानो 66% मानो। अगर आपको कोई भी बिल पास कराना हो उसके 3/4 चाहिए, यानी कि आपको 75% मेजोरिटी चाहिए। अगर सारी स्टेट एक साथ आ जाए तो भी नहीं करा पाएंगी। अगर सेंटर है और कुछ स्टेट उसके साथ आ जाए तो बिल वहाँ से कोई भी चीज़ है जिसको भी उसके अंदर लेके आना है, कोई भी टैक्स के ऊपर कोई भी बात लेके आनी है तो करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल ने अपनी होल्ड रखी है। तो इसमें बोला जाता है फिस्कल जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको कहीं पे यहाँ पे ब्रेक किया जाता है और पावर को डिसेंट्रलाइज ना करके आपने क्या किया, सेंट्रलाइज किया। सेंट्रल ने अपने हाथ में चीज़ों को लिया है। तो ये भी बताया जाता है। तो ये याद रखना, ये तीनों जो मैंने आपको बताया 1/3, 2/3 और 3/4। रिफॉर्म गए, जीएसटी आया, क्रिएशन किया गया, कॉमन नेशन मार्केट होगा, सिंगल एक स्टेट एक टैक्स होगा, वन नेशन वन टैक्स होगा। जो माइग्रेटिंग जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा। मतलब कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ खरीद के लाए मार्केट से, ठीक है, आपको गाड़ी बनानी है, उसके टायर लाए, रबड़ लाए, स्टील लाए, और भी बहुत सारी चीज़ें आप डिफरेंट चीज़ें लाए। जो आप खरीद के ला रहे हो उस पर भी टैक्स दे के ला रहे हो। अगर टायर लेके आए, टायर पे भी आपने टैक्स दिया, उसके गाड़ी के टायर पे आपने टैक्स दिया, फिर वो टैक्स, फिर उसका स्टील लाइट, स्टील पे भी टैक्स दिया, तो बाद में देखोगे तो गाड़ी पे भी टैक्स हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। अब वो गाड़ी में जुड़ जाएगा और गाड़ी भी आप खरीदो तो भी टैक्स दोगे। तो ये सारे टैक्स जो हैं ये कम करने के लिए कास्केडिंग इफेक्ट, जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा उसी पे टैक्स लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं लगेगा। अगर लगा है तो रिबिट के रूप में आपके पास वापस आ जाएगा जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। तो रिडक्शन करना था, जो टैक्स बर्डन था इसमें थोड़ा सा कम हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जो ओवरऑल टैक्स था वो कहीं ना कहीं बर्डन कम हुआ है। इंडिया के जो प्रोडक्ट है मोर कॉम्पिटिटिव बने। हर स्टेट क्या करते थे, अपना अपना अलग अलग वेट लगाते थे। अभी पेट्रोल में क्या होता है, हर स्टेट अलग में, कहीं पे 100 रुपये है, कहीं पे 98 है, कहीं पे 91 है। तो स्टेट अपनी अपनी तरीके से लगाते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं बन पाता। ठीक है, तो एक टैक्स और एक ही देश हो जाएगा तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट होगा, इजी टू एडमिनिस्टर। अब खुद बताओ, आपके पास आप पहले सेल टैक्स फाइल करोगे, वेट करोगे, ये वो दुनिया भर के टैक्स होते थे। अब एक ही टैक्स है, एडमिनिस्ट्रेट करने में इजी होता है गवर्नमेंट की। एक ही टैक्स है, जीएसटी को ही काउंट करना है, जीएसटी को गवर्नमेंट आराम से कर लेती। पहले सेल टैक्स डिपार्टमेंट अलग होता था, ये डिपार्टमेंट अलग होता था, वेट अलग होता था, दुनिया भर के डिपार्टमेंट है। अब एक ही डिपार्टमेंट है, जीएसटी। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। अब जो सब इसने सब्स्यूम किए जो जीएसटी के अंदर आ गए, जैसे स्टेट के टैक्स हो गए, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गए, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सारे किसके अंदर आ गए हैं, ये जीएसटी के अंदर आ गए हैं। बेनिफिट क्या हुआ, प्राइस कम, थोड़े बहुत तो कम हुए क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट कम हुआ। रिलेटिव लार्ज सेगमेंट ऑफ स्मॉल रिटेलर जो है वो एग्जाम किए गए टैक्स से, ताकि देखो किसी को सेल टैक्स भरना पड़ता था पर वेट से वो एग्जाम था, तो अब इन्होंने पूरा एक टैक्स बना के और उसमें ही छूट दे दी। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे रिटेलर्स थे उनको फ़ायदा हुआ, बूस्ट मिला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया क्योंकि उन्हें भी ईजी हुआ, एक टैक्स देना पड़ता है, जनरेट हुआ, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। जो एवरेज जो टैक्स बर्डन था लोगों के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम हुआ। क्रिएट हुआ यूनिफाइड मार्केट, कॉमन मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया। स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन हुआ, उसको कंट्रोल करना भी और लोगों को भरना भी, दोनों चीज़ इंक्रीज़ हुई। जो इंक्रीज़ हुआ टैक्स, जो कंप्लाइंस है मतलब कि बड़े टैक्स भरने वाले आगे आए। डिक्रीज हुआ टैक्स इवेजन, मतलब जो टैक्स की चोरी करते थे वो कहीं नहीं। देखो चोरी कैसे करते थे, आपने सेल टैक्स चोरी कर लिया, चलो आपने वैट दे दिया तो सेल टैक्स चोरी कर लिया, सेल टैक्स दे दिया तो वैट चोरी कर लिया, तब एक ही टैक्स है जीएसटी। तो सोचते हैं लोग छोड़ो नहीं करते, भर देते हैं। तो जो टैक्स इवेजन की चोरी करते थे वो कहीं ना कहीं कम हुए। ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या हुआ, एक तो ब्रिंग हुआ अबाउट द सर्टेनिटी, जो ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन जो करते हैं हम, रिफंड जो मिलता था यूनिफॉर्म तरीके से सबको एक सा सामान मिल रहा है, कॉमन टैक्स बेस है, सबको इक्वल मिल रहा है। रिड्यूस हुआ करप्शन। अब करप्शन कैसे होता है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट अलग करप्शन है, वैट में अलग है, और डिपार्टमेंट अलग करप्शन। अब एक ही डिपार्टमेंट है जीएसटी, तो कहीं ना कहीं करप्शन कम हुआ। और हमने जीएसटी को भी आईटी प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया, ऑनलाइन फाइलिंग, ऑनलाइन रिटर्निंग, सब कुछ कर दिया। और भी हमने अब तो गवर्नमेंट ने और भी स्ट्रीमलाइन कर दिया चीज़ों को ताकि आपको हेल्प मिल पाए। बहुत सारी ऐप भी लॉन्च किए गए ताकि आप
जब जीएसटी फाइल करें तो वो ऐप आपकी हेल्प करे। बूस्ट किया गया सेकेंडरी मार्केट की, जो आपका सेकेंडरी मार्केट है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट मिला, ठीक है। और जो इन सब चीज़ों पे क्या होता है, इकोनॉमी ऊपर बढ़ेगी, इकोनॉमी ऊपर बढ़ने से क्या होगा, जो पॉवर्टी आपकी रेडिकेशन है वो कम होगी, कहीं ना कहीं पॉवर्टी कम करने में हेल्प मिलेगी। फॉर द ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सिंपल हुआ टैक्स, जो ट्रेड होते हैं इंडस्ट्री होती है इनके लिए क्या फ़ायदा हुआ, सिंपल हुआ टैक्स रेजम, इंक्रीज हुआ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन हुआ जो मल्टीपल टैक्स देते थे, एलिमिनेट हुआ डबल टैक्सेशन जो मैंने आपको बताया, टैक्स ऑन टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हो, और इफिशिएंट न्यूट्रलाइजेशन हुआ टैक्स का, एक ही टैक्स देना होगा वो इफिशिएंट हम भर देंगे। मेकिंग हुआ प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव बना, इंटरनेशनल मार्केट में बना तो मोर कॉम्पिटिटिव, रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाइड हुआ, ऑटोमेटेशन हुआ, रिफंड आराम से आ रहा है, डिक्रीज हुआ एवरेज टैक्स बर्डन जो लोगों पे होता था वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ। कंज्यूमर साइड में क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी प्राइस में आई कि अलग अलग स्टेट में जाओगे अलग अलग नहीं, एक से ही मिलेगा। प्राइस रिडक्शन हुए क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। पॉवर्टी इरेडिकेशन में काम हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मार्केट में आ रही है, ज़्यादा पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, वो ज़्यादा लगाएगी चीज़ों में, यूज़ करेगी, ज़्यादा यूज़ करेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी तो पूरी साइकिल जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कहीं ना कहीं अच्छा होगा। स्टेट के लिए क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ टैक्स बेस करना, मोर इकोनॉमिकल एम्पावर बने, इनहेंस हुआ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज हुआ जो आपके कंप्लाइंस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ। एग्जम्पशन क्या रखा गया देखो इसके अंदर जीएसटी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर क्या रखा गया है, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ है वो अभी तक बाहर है जो लगती है, जीएसटी इंपोर्टेड गुड्स मंगाते हैं, पेट्रोल तबैको जो आप पेट्रोल यूज़ करते हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं, पेट्रोल डीजल ये जो होते हैं ये भी बाहर है, टबैको बाहर है, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर, स्टैम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ये अभी भी बाहर ही हैं, इससे तभी हर स्टेट में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी के रेट हैं, स्टैम्प ड्यूटी अलग है, लिक्वर की अलग है, पेट्रोलियम के प्राइस अलग हैं, टबैको के अलग हैं, कस्टम ड्यूटी के अलग है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब ये तो सारी चीज़ सब्स्यूम कर ली, रिप्लेस कर दी बाय जीएसटी से, सब चीज़ उसके अंदर आ गई। कुछ चीज़ें और भी बाहर हैं जो मैं आपको और बताता हूँ, जैसे फ़िश हो गया, फ्रेश फ़िश हो गया, फ़िश मिल्क हो गया, गिंगर हो गया, गार्डी खाने पीने के पदार्थ, मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं, खाने की जैसे आप खाते हो मतलब वैसे खाने के नहीं, मतलब रेस्टोरेंट में जाके खाओगे जो कुक होने के बाद आपको सर्व किए जाते हैं रेस्टोरेंट वो नहीं, पर जो आप रॉ मटेरियल लेते हो, फिश ले, फ्रेश फिश, फ्रेश मिल्क आपने ये लिया, ये सारी चीज़ें। सप्लाई डेट अट्रैक्ट निल रेट है जिन पे 0% जीएसटी लगता है, उस जैसे पल्सेज हो गई, फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल, नेचुरल हनी, सॉल्ट, इन पे कोई टैक्स नहीं लगा। नमक पे थोड़ी टैक्स लगाओगे यार, फिर दोबारा से डांडी मार्च थोड़ी कराओगे, सॉल्ट सत्याग्रह तो ये भी नहीं लगा सकते। पेट्रोल, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब जो है एरोप्लेन में यूज़ होता है वो एक वाइट कलर का फ्यूल होता है, बहुत हैवी वो रहता है, वो वाला, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें अभी जीएसटी से बाहर ही रखी गई हैं। अब कुछ देखो फ़ायदे बताए तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि इनपुट क्रेडिट कैन नॉट बी क्रॉस यूटिलाइज, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीज़ों का वो अभी भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लॉस द बिगर स्किल, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, जैसे मैं बताऊँ हरियाणा है, हरियाणा एक इंडस्ट्रियल हब है, यूपी इतना डेवलप नहीं है, इंडस्ट्रियल हब नहीं है, पर यहाँ से प्रोडक्शन हुआ गया यूपी में, टैक्स तो यूपी में लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट एसडीएसटी सीडीएसटी कलेक्ट करेगी, हरियाणा का फ़ायदा नहीं होगा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है तो इसका रेवेन्यू लॉस्ट हो रहा था, तो गवर्नमेंट इनको कुछ फ़ायदा देने के लिए बोलते हैं हम क्यों दें, हमारा तो लॉस हो रहा है, हमने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम आपको क्या देंगे, जीएसटी कंपेंसेशन देंगे, प्रोवाइड करेंगे 5 साल तक, ताकि आप डेवलप हो पाए, आप चीज़ों को समझ पाए, तब तक ना हो, तो इसके लिए इनको क्या दिया गया था, कंपेंसेट किया गया था, कंपेंसेशन दिया जाता था। एक रिडक्शन हो गया फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो स्टेट का अधिकार था ना टैक्स लगाना अपने ऊपर, वो छिन गया, ये प्रॉब्लम हुई। कंसर्न्स राइज हो गए बैंक के सामने, इंश्योरेंस कंपनी के सामने, क्योंकि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने होते हैं उनके अंडर जीएसटी, तो उनके सामने प्रॉब्लम आई। जो टैक्स था एडिशनल आप सेस लगा देते टैक्स पे, वो नहीं लगा सकते, वो जीएसटी के अंदर आ गया। जो कैपेसिटी थी स्टेट टैक्स अथॉरिटी की, वो कहीं ना कहीं अब उन सेंटर के पास चली गई। फिर जीएसटी के अंदर आप डिपेंडेंट हो पॉलिटिकल कंसेंसस, टेक्नोलॉजी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब चीज़ें हैं, तो वही सब कुछ अब देखते हैं। और फिस्कल फेडरलिज्म का ब्रेक हुआ, जो टैक्स की पावर थी वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज की गई, जो ऑटोनॉमी है वो सारी सेंटर के पास आ गई, ये भी सारी चीज़ें देखी गई। और कोरोना टाइम में जो कंपेंसेशन आपने बोला था, ये इसी
एक्ट के अंदर ही लिखा गया था कि 5 साल तक हम कंपेंसेशन देंगे, लीगल प्रोविज़न था। पर 2020 और 21 में गवर्नमेंट ने दिया नहीं, कम दिया, लेट दिया। वो ऐसा क्यों दिया कि बोला कि हमने सारा पैसा कोरोना में खर्च हो गया। उन्होंने बोला स्टेट ने ये तो आपके उसमें लिखा है, हम कैसे खर्च करें, हमारे यहाँ में तो कोरोना है, हम कैसे खर्च करें। केरला इस मामले सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है तो एक्ट ऑफ गॉड है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। पर शायद बाद में उसको देना पड़ा, क्योंकि वो एक लीगल प्रोविज़न जब ये टैक्स लाया गया था उसमें ही ऐड किया गया था 5 साल तक जीएसटी कंपेंसेशन उस स्टेट को दिया जाएगा जिसका कहीं ना कहीं लॉस होता है। अब आपको पता है ब्रह्मपुत्र में बहुत बुरी तरह फ्लड आया हुआ है। कुछ भी आप कह दो रीज़न है वो तो आता ही है नॉर्मली। तो ये आपकी पॉपितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आसाम में। देखो ये कैसे एकदम से जो फॉरेस्ट गार्ड है वो पानी के अंदर कैसे वो पेट्रोलियम कर रहे हैं, किस चीज़ पे बैठ के, क्योंकि उससे क्या होता है अभी इजी नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन करना या पेट्रोलिंग करना, मॉनिटरिंग करना जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो क्या होता है उसमें इलीगल पोचिंग वोचिंग इंक्रीज़ हो जाती है, लोग मारना, इलीगल एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देते हैं साइड बाय साइड। उनके पास ये रहता है कब छूट मिले कब चालू करें। तो ये लोग नए नए चीज़ें अपना रहे हैं, मतलब जो बोट है उससे पेट्रोलियम कर रहे हैं जगह जगह पे जाके। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर के सारी चीज़ पढ़ेंगे। हम जितने भी नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, नेशनल पार्क आसाम में वो देखेंगे, और भी चीज़ें हम देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के सारे हिल्स पढ़ेंगे जितनी नॉर्थ ईस्ट में हिल्स हैं। जो आपको याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क, देखो ये पूरी ब्रह्मपुत्र आ रही है यहाँ से निकली हुई, देखो ये आएगी ब्रह्मपुत्र ऐसे और ऐसे यहाँ से आके ये अंदर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साइड बाय साइड देखो कौन कौन से, दिहिंग पटकाई, दिब्रू शिखोवा, काजीरंगा, नामेरी, औरेंग, मानस और रायमोना। इम्पॉर्टेंट मैंने ये क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी जून में ही 2 नेशनल पार्क को ऐड किया गया, यानी कि वो पहले बायोस्फीयर रिजर्व थे या फिर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उनको कन्वर्ट करके क्या बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया। और मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक प्ले लिस्ट है जाके देख लेना ट्रेंड में। उस प्ले लिस्ट में मैंने आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया, सारे प्रोटेक्टेड एरिया पढ़ाए हैं। इवन डिफरेंस पढ़ा है बायोस्फीयर रिजर्व में, कोर एरिया क्या होता है, बफर एरिया क्या होता है, कन्वेक्शन जोन क्या होता है, सब मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है किस किस के बाद रेगुलेटरी होती है। फिर मैंने वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी पढ़ाया, टाइगर भी पढ़ाया, एलिफेंट, मैंने सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया। 20-25 मिनट की वीडियो है, वो आपने देख ली। तो नेशनल प्रोटेक्टेड एरिया से कोई क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं बनता, कोई चांस बचेगी आप गलत कर दो। तो 2 नेशनल पार्क ऐड हुए हैं, रायमोना और आपका दिहिंग पटकाई। देखो दिहिंग पटकाई ये रहा आपका, और रायमोना ये रहा, बिल्कुल कहाँ से, भूटान से छूता है रायमोना। तो ये आपको याद रखना है। तो रायमोना हो गया, और ये जो हो गया क्योंकि 2021 में जून में ही ऐड किया गया, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क हो गए, कहाँ पे हो गए, ये हो गया आपके आसाम के अंदर। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो ये रेड वाला जो निशान है ब्रह्मपुत्र रिवर है। एक मिनट जो मैं चेंज करता हूँ, ये रेड पेन से हटा के कोई और सा करता हूँ ताकि इजी हो उसे देखने के लिए हमारे लिए। तो ये ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर, जो आपके मानसरोवर लेक है उसी आसपास एक है राकास लेक, वहाँ पे है एंगिस ग्लेशियर, वहाँ से क्या निकलती है, वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र निकलती है। और ये दिहिंग के रूप में एंट्री करती है, दिहिंग के रूप में एंट्री करती है। कहाँ पे, इंडिया के अंदर एंट्री करती है। शियांग भी बोलते हैं और दिहिंग भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। जब इसमें दिबांग और लोहित मिल जाती है, इसमें, तब ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से बनती है। जैसे देवप्रयाग में जब आपकी इधर से अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तब क्या बनती है, वो गंगा बनती है। तो ऐसे ही ब्रह्मपुत्र है, ये दिहिंग के रूप में एंट्री करती है। जब इसमें दिबांग और लोहित मिलते हैं तब ये ब्रह्मपुत्र बनती है। तो आप एक चीज़ और याद रखते हैं, जैसे दिहिंग के रूप में इसने एंट्री करी तो ये ऐसे मूव कर रही है। अगर आप ऐसे फेस करके खड़े होंगे तो ये कौन सी हो जाएंगे, लेफ्ट बैंक, दिबांग और लोहित लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जब ये तीनों मिल जाएंगी तब ये ब्रह्मपुत्र बनती है। फिर ये आगे चलती है, आगे चल के बांग्लादेश में यहाँ से एंट्री कर जाती है, ठीक है ना। यहाँ से बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, आसाम से सीधा बांग्लादेश में। तो इसकी रिवर जो आती है ऐसे मूव कर रही है, ऊपर की हो जाएंगी इसकी राइट बैंक, नीचे की हो जाएंगी लेफ्ट बैंक। जो आगे आती है वो आती है धनंजयरी, देखो ये आ रही है आपकी धनंजयरी, ये आ रही। फिर आती है आपकी कोपिली, ये आ गई आपकी कोपिली रिवर आ गई। फिर ये बैरक रिवर आ रही है, ये आपका मीज़ो है। धनंजयरी जो है नागालैंड से निकलती है, नागालैंड। आगे मैं इसकी पिक भी पढ़ाऊँगा। जो बैरक निकलती है ये निकलती है आपकी निकलती है मणिपुर से।
तो ये निकलती है आपकी मणिपुर से, बैरक निकलती है, जैसी बैरक ये आसाम से निकलती है, फिर ये जैसी एंट्री करती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, तो ये आपकी सूरमा के रूप में होती है। आगे चल के छोटी रिवर और मिल जाती है, फिर ये मेघना बन जाती है, और ये फिर मेघना के रूप में जब इसमें यहाँ से गंगा मिलती है पद्मा के रूप में, तो ये आगे चल के फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो मेघना, सूरमा और बैरक एक ही रिवर को अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्री में बोला जाता है। फिर कोपली मिलती है, तो ये होगी इसकी नीचे वाली रिवर, यानी कि लेफ्ट बैंक। कौन कौन सी, दिव्यांग, लोहित, फिर एक और याद रखो आपको, नोए दिहैंग और धनंश्री और आपकी कोपली, ये हो गई इसकी लेफ्ट बैंक। राइट बैंक पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया शुभनसरी, कामेंग, बीकी, मानस, संकोच और तिस्ता, ये कौन सी रिवर है, ये इसकी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब आपको क्या करना है, आप एक पेन लेना और राइट लिखना और लेफ़्ट लिखना। राइट में आप सारी नोट कर लेना और लेफ़्ट में सारी नोट कर लेना। तो ये मैंने आपको सारी मैंने पढ़ा दी। सुबनसरी, कामेंग, मानस, बीकी याद रखो, संकोच याद रखो, तीस्ता, ये राइट बैंक हो गई। और आपकी दिव्यांग, लोहित, नोई दिहैंग, धनंसिरी और कोपली, ये कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक इसको भी बोल सकते हैं बैरक को, क्योंकि बांग्लादेश में मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती, तो इसको भी बोल सकते हैं। रिवर की ये है, ये मेघना के रूप में मिलती है, मेघना बनती है जब ये मिलती है, तो सूरमा। आगे मैं बताऊंगा इसको, आगे रिवर ये आएगी। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एंटर बांग्लादेश में दुबरी जगह है, वहाँ से एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। तो ये कौन सी जगह है जहाँ से एंटर करती है, यहाँ से एंटर करती है बांग्लादेश में, तो इसको क्या बोले, दुबरी जगह का नाम दिया गया है, ठीक है ना। जब इसमें तीस्ता मिलती है, जब इसमें आके देखो तीस्ता भी बांग्लादेश में मिल रही है, जैसे इसमें तीस्ता मिलती है आके, तो ये क्या बन जाती है, जमुना बन जाती है, जमुना इसका नाम रख दिया जाता है। वेन द जमुना, और ठीक है, गंगा से मिलती है, जो गंगा आती है, देखो यहाँ से गंगा आ रही है, ये आ रही है, जब ये जमुना गंगा से मिलती है तो ये हो जाती है पद्मा, हो जाती है पद्मा, बन जाती है पद्मा, हो जाती है, ठीक है। जब ये साउथ में चली जाती है तो ये मेघना बन जाती है, जब इसमें बैरक रिवर आके मिल जाती है तो क्या बन जाती है, ये बन जाती है मेघना, ठीक है। जैसे सूरमा, बैरक आई सूरमा थी, और जैसे ही इसमें जमुना में जैसी सूरमा मिली तो ये मेघना बन जाती है, और मेघना के रूप में ये फ्लो कर जाती है। और आपको याद बताऊँ, देखो ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना, ये है आपके मंजूली आइलैंड, ये मंजूली बोल दो, मंजोली बोल दो, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड्स हैं इन द वर्ल्ड में, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बने हुए हैं। और जो दिब्रू टू आपको सिधियावार करके डिक्लेयर किया गया, एक नेशनल वाटर हाईवे बनाया जाएगा, नंबर 2 नाम दिया गया है। दिब्रू से लेकर, देखो दिब्रू कहाँ पे है, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क हमने देखा था, यहाँ से लेकर और कहाँ तक बनाया जाएगा, आगे तक बनाया जाएगा, आपके साद्रियावास तक नेशनल वाटर हाईवे 2 डेवलप किया जाएगा। तो ये भी आपको याद है। 1 कौन सा है, वो आपको हल्दिया तक जो है, जो अब गंगा के ऊपर है। 2 यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, नेशनल वाटर हाईवे 2। तो मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको याद रखना है कैसे कैसे। तीस्ता मिलने पे ये क्या बन जाती है, जमुना बन जाती है, और जैसे इसमें गंगा मिलती है पद्मा बन जाती है, और जैसे सूरमा या फिर बैरक मिलती है ये मेघना बन जाती है, और मेघना के रूप में बे बंगाल में फ्लो कर जाती है, डल जाती है। दुबरू जगह से ये एंटर करती है इंडिया के अंदर। तो ये हमने पढ़ा बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में, आज मैपिंग बहुत करेंगे। लद्दाख ने अडॉप्ट किया है, क्योंकि अब लद्दाख यूनियन टेरेटरी है, उसने अपना बर्ड और एनिमल अडॉप्ट किया। बर्ड में उन्होंने क्या किया, ब्लैक नेक क्रेन, जो केन होता है उसको ब्लैक नेक केन, और स्नो लियोपार्ड को, जो वहाँ के स्नो लियोपार्ड्स हैं, उनको उन्होंने नेशनल एनिमल और बर्ड घोषित किया है। ये दोनों एंडेंजर स्पीसीज हैं, आपको पता ही है, ठीक है। एनिमल, बर्ड, ये ठीक है, यूनियन टेरेटरी अब तो घोषित कर देगी। तो ठीक है, स्नो लियोपार्ड पैंथरा यूनी का नाम है, ब्लैक जो निकेड है उसका गैरेसुस निकैरिकोलिस करके नाम है, बस ये रखना। ब्लैक नेकेड केन जो है ये स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल घोषित किया गया, ये आपको याद रखना। जो ब्लैक नेकेड केन है ओनली फाउंड इन लद्दाख रीजन, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है प्री के लिए, क्योंकि ये कहाँ पे ओनली फाउंड होता है, ये लद्दाख रीजन में ही फाउंड होता है। आपका ब्लैक नेकेड केन ओनली फाउंड इन लद्दाख रीजन। पहले ये स्टेट बर्ड थी जम्मू कश्मीर की, जब तक वो अलग नहीं होता, ठीक है। तो अब ये लद्दाख की भी बना दी गई है। ब्लैक नेकेड जो केन है और स्नो लियोपार्ड है, दोनों इंडेंजर स्पीसीज़ हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें। अब स्नो लियोपार्ड जो है वो एक तरह से इसको वर्नेबल स्टेटस है IUCN लिस्ट का, और जो ब्लैक नेकेड है वो एंडेंजर है, एंडेंजर स्पीसीज़ में रखा गया है। आप कमेंट में बताना ब्लैक नेकेड कौन सी में रखा गया है, कौन सी कैटेगरी में आता है IUCN की। जो मैंने आपको बताया स्नो लियोपार्ड तो वर्नेबल में आता है, IUCN की रेड डाटा लिस्ट जो होती है। और आपको ये बताना है कि जो ब्लैक नेक्ड केन है वो किस चीज़ में आता है। तो ये सारी जगह हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, कौन सी रिवर बताई थी, मैंने बताई थी आपको ब्रह्मपुत्र। तो ऐसे ही यहाँ उसी के पास से
मानसरोवर से ही कौन सी निकलती है लेक से, इंदस। देखो ये इंदस जा रही है, ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, जोजिला से नीचे आ जाती है, ठीक है। अब ऐसे मूव कर रही है तो इधर इसका कौन सा हैंड, राइट हैंड, इधर लेफ्ट हैंड, तो हम राइट देखेंगे। देखो यहाँ से निकलती है, अक्साई चीन से निकलती है आपकी शियोक रिवर आके इसमें मिल जाती है, ये मिल गई, देखो ये मिल गई, पीओके में मिलती है ये, ठीक है। पर थोड़ा लद्दाख का रीजन निकलती है। इसकी ही जो ट्रिब्यूटी है वो है नुब्रा, इसकी जो ट्रिब्यूटी है वो है नुब्रा, ठीक है। तो ये आपको लेह इस पे पड़ता है, लेह जो पड़ता है वो इंदस रिवर पे ही पड़ता है। और नीचे से कौन सी आती है, वो आती है आपकी जांगास्कर करके आती है, ये आगे जांगास्कर, फिर ये आगे सुरु, और सुरु भी जाके इसमें मिल जाती है। तो ये कुछ इसकी रिवर हैं जो आपने पढ़ लिया है सारी, ये इसकी कुछ रिवर है, नुब्रा, श्योक, आगे गिलगिट भी आती है, बहुत सारी रिवर्स आती है। क्योंकि रिवर्स नहीं पढ़ रहे हैं, पर मैंने आपको रफली फिगर बताया कैसे के, क्योंकि ये पीओके रीजन है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चीन जो चाइना ने लिया हुआ, यही हमारे पास बचता है, बस ये जो हमारे पास रीजन है। इसमें से भी ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे इधर ये जम्मू कश्मीर का, इधर ये लद्दाख का रीजन ऐसे डिवाइड हो गया। फिर आगे और बताऊँगा, कुछ रेंजेस बताऊँगा, जैसे पामीर नॉट है, ये पामीर नॉट है, ये बोला जाता है, हैट बोला जाता है। यहाँ से एक रेंज निकलती है, उसका नाम है कुरनूल माउंटेन, उसके नीचे से निकलती है काराकोरम, उसके नीचे से लद्दाख, लद्दाख को अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो कैलाश रेंज में हो जाएगा, ठीक है। फिर निकलती है आपकी जांस्कर, फिर निकलते ग्रेट हिमालयाज, और फिर निकलते पीर पंजाल, धौलाधर, और फिर आते हैं आपके शिवालिक माउंटेन्स, नीचे बिल्कुल आ जाएंगे। और भी नीचे जाओगे फिर अरावली आ जाएंगे, फिर यहाँ पे मालवा आ जाएगा, विंध्या आ जाएंगे, सतपुरा आ जाएंगे। तो ये सारे याद हैं मुझे, नीचे तक आप जाओगे, सतपुरा के नीचे आपके अजंता आ जाएंगे, सतमाला आ जाएंगे, हरिश्चंद्र आ जाएंगे, बाबा बुडान हिल्स आ जाएंगे, नीलगिरी आ जाएंगे, हैं। तो ये सारे हिल्स नीचे तक आते रहते हैं। तो ये सारे कुछ एरिया, कुछ डिस्प्यूटेड एरिया हैं जो चाइना बीच में वॉर हुई थी, मतलब अभी पिछले साल आपने देखी होगी लड़ाई हुई थी। तो सबसे ऊपर आता है दिप्सेंग प्लेन, उसके नीचे आता है गलवान, फिर आता है हॉट स्प्रिंग, फिर ये पेंगोंग तैसो, पेंगोंग तैसोल की जस्ट नीचे आ जाएगा चुसूल डिस्ट्रिक्ट। फिर और भी नीचे आओगे तो और भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, चुसूल, डेमचौक, बिल्कुल नीचे आ जाता है डेमचौक। तो ये कुछ एरिया आपको याद रखना है। कैसे रखोगे, बार बार पढ़ने से, रिवीजन करने से चीज़ें याद होती हैं। आज मैं आपको, क्योंकि हमने ग्लेशियर्स पढ़े, मैं आगे ग्लेशियर्स भी बताने वाला हूँ, कौन कौन से मिलते हैं सिक्किम में, सियाचिन में, कौन कौन से ग्लेशियर कहाँ कहाँ पे हैं। पर मैं आपको फॉर्मेशन बताऊंगा, ग्लेशियर्स फॉर्मेशन क्या है। देखो ये पूरी ग्लेशियर्स फॉर्मेशन है, लैंडफॉर्म जो है ग्लेशियर्स के हैं। आपको याद रखना है, पहले ये रखो हॉर्न, मतलब जैसे ये चोटी है, इसका हॉर्न हो गया बिल्कुल एकदम नोकीला, कहते हैं सींग हो गया, तो ये हॉर्न है। अब ये हॉर्न भी ऐसे ऐसे डिवाइडेड होता है, उसमें पिक डिवाइडेड होती हैं, वो जो बनती है, मतलब जो एक टाइप की ये बनती है हॉर्न, पूरी एक रेंज नीचे तक जाती है ऐसे। तो ये पूरी जो एक किनोलिन रेंज बनती है, इसको बोलते हैं आपका एरिटी, उसको बोलते हैं एरिटी। हॉर्न हो गया, एरिटी हो गया, ठीक है। अब एरिटी डेवलप हो गया, ये सब एरिटी बन गया पूरा, ये जो हॉर्न से नीचे को फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये पूरा एरिटी बन गया, ये पूरी जो रेंज आ रही है। अब इनके बीच में भी एक एरिया बनेगा जहाँ से फ्लो होगा, बीच में आके एक लेक बन जाएगी, ठीक है, लेक बन जाएगी, इसको बोलते हैं आपको तरन करके, इसको बोलते हैं तारन, ठीक है। और आगे चलते ये छोटे छोटे तारन, देखो तारन बन जाएगा एक ही बनेगी। अब आप नीचे देखोगे, हैंगिंग वैली से नीचे लटकाओगे, छोटी छोटी और लेक बन रही होंगी, इनको बोलते हैं आपको पैटर नॉस्टर लेक। तारन क्या होगी, बस छोटा सा एरिया हो गया ऊपर ही, उसके नीचे पूरी एक लेक बन जाएगी। लेक की एक चीज़ होती है कि इतनी गहरी होनी चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए, क्राइटेरिया होता है। तारन क्या होता है, पानी इकट्ठा हो गया, और पूरा एक सिस्टम बन जाएगा, बहुत सारी ऐसे तारन करके मल्टीपल से तारन हो जाएंगे, इसे पैटर नॉस्टर लेक बोलते हैं। अब फिर आपको याद रखना है, आपको क्रीक्स किसे बोलते हैं। क्रीक्स भी एक छोटी सी झर्रा बनता है, ठीक है, पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है क्योंकि पिघलता है ग्लेशियर्स, तो उसको क्रीक बोलते हैं। तो आप याद रखो, तारन और लेक और क्रीक, ये कहीं ना कहीं एक तरह से सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जैसे ये बन गई लेक, अब नीचे पूरा एक झर्रा होगा जहाँ पानी जा रहा होगा, बिल्कुल एक तरह से ग्लेशियर ट्रॉट होगा। अब ये कनेक्टिंग होंगे किसी चीज़ से, जो ऊपर से छोटी छोटी चीज़ों से कनेक्टिंग होगी। इसे क्या नाम दिया गया है, इसे हैंगिंग वैली नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल हैंग कर रहा है, बिल्कुल पानी नीचे एकदम गिर जाता है झरने के रूप में, और ये कनेक्ट हो जाते हैं फिर ग्लेशियर ट्रॉट से, और ग्लेशियर आपकी ट्रॉट जाके कनेक्ट हो जाता है मेन चैनल से आगे चल के। तो ये पूरा एक फॉरन होता है। तो आपने क्या देखा, हॉर्न देखा, हॉर्न के साथ बहुत सारी ऐसे कनेक्टेड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एरिती बोलते हैं।
ठीक है। वहीं पे छोटा सा एक झर्रा बन रहा होता है, वहीं पे उसे क्या बोलते हैं, उसे तारन बोलते हैं। और ये बहुत सारी जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एरिया बन जाते हैं, उसे पेस्टर नॉस्टर लेक बोलते हैं। और आपको क्रिक्स बोलते हैं क्योंकि छोटे छोटे, देखो अब ये पूरी लेक बन गई थी, अब ये लेक बन गई थी, इसमें से एक एरिया छोटा सा जो होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रीक बोलेंगे। तो आपको याद रखना है। और ये हैंगिंग वैली और फिर ग्लेशियर ट्रॉट, और ये फिर मेन चैनल स्ट्रीम से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये पूरा ग्लेशियर फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब मेघालय ने स्क्रैप कर दिया, एक प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहा था, कौन सी लेक पे, उमंगोट रिवर है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाने जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो वो कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। देखो लेक कैसी लेक है, देखो इस लेक, ये इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट, और ये मान लो सबसे क्लीनेस्ट लेक है। देखो कैसे इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है। देखो इस लेक पे कोई डैम बना देगा तो फर्जिलिटी ख़राब हो जाएगी उसकी। तो यही सारी चीज़ थी, इस पर डैम बनाने जा रहे थे तो उस डैम को रोक लगा दी गई है, गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। तो मैं आपको मेघालय का मैप और नॉर्थ ईस्ट हिमालयस पढ़ाने वाला हूँ, कुछ ट्रिक बताऊँगा और उसको ईजी आपको याद हो जाएगा। 5 माइनर ट्राइब्स हैं, देखो एक तो बोडो है, आपको काचरी है, हंगजोंग है, कोच है, मान है और आपको रभा है। ये करके जो ट्राइब्स हैं जो वहाँ पे 5 माइनर ट्राइब है। मेजर तो आपको पता ही, गैरो खैसी जैंतिया, ये मेजर ट्राइब है, इन्हीं के नाम पे वहाँ पे हिल्स डेवलप की गई। ये माइनर है बोडो, क्योंकि बोडो ये आसाम के बोडो लैंड जो है इधर कहीं ना कहीं इधर भी आपको मिलेंगे, वेस्ट बंगाल साइड, दार्जिलिंग साइड बोडो लैंड की मांग करते हैं। तो हैजोंग हो गई, कोच होगी, मान होगी, आपके राबा हो गई, रहते हैं पर माइनर है। जो मेजर ट्राइब्स हैं ये 3 ही ट्राइब्स हैं, गैरो खासी जैंतिया, इनके नाम पे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनी हुई है, जो मैंने आपको बताया था, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और आपको पता है मेघालय किस में आता है, शेड्यूल 6 के अंदर इसको रखा गया है। तो ये भी पता है। इशू क्या था, दर्जन ऑफ विलेज आ गए थे कि आप डेथ कर रहे हो। जो उमंगोट रिवर है, तो आपको याद रखना ये कहाँ पे है, ये आपकी मेघालय के अंदर है रिवर। ये बांग्लादेश में, बॉर्डर बांग्लादेश और ईस्ट खासी हिल के बीच में कहीं ना कहीं ये है, अपर स्ट्रीम है, ज्वाइन करती है वेस्ट को, वेस्ट जैंतिया हिल्स को, गैरो खासी जैंतिया, तो वेस्ट जो है वहाँ पे ज्वाइन करती है। ठीक है, बहुत सारे विलेज थे। रिवर क्या है, टूरिस्ट एक तो प्लेस है जो डोवाकी बॉर्डरिंग बांग्लादेश से करता है, वहाँ पे ये है। ये एक तरह से क्लीन बोट सीन, मतलब पूरा आपको क्रिस्टल ग्लास पूरा दिख रहा है ना एक तरीके से नीचे का। तो आप देखो पूरी क्लीनेस्ट वाटर लेक है। तो आपको याद रखना है कि वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ है, मेघालय में। ये नेचुरल बॉर्डर बनाती है री पनहार करके जैंतिया हिल्स में, और हीमा जो कांसी हिल्स के बीच में एक बॉर्डर बनाती है, और गेटवे टू बांग्लादेश भी इस रिवर से निकल के इसको बोला जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, उमंगोट जो रिवर है वो कहाँ पे है, बांग्लादेश के अंदर है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट की सारी हिल्स पढ़ने वाले हैं। देखो अगर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे हिमालय आ रहे हैं तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वो एक टर्न ले जाते हैं, नीचे के साइड चले जाते हैं और अंडमान निकोबार तक रांके स्ट्रीट को क्रॉस करते हैं। अंडमान निकोबार तक जो है हिमालयास हैं अपने, वहाँ तक जाते हैं। तो जो पहला आता है वो आता है दाफला, फिर आता है मीरी, एबॉर, मिशमी। ये मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, दफ़ा मेरे, मीरी करके मेरे कर दो, मीरे कर दो, मेरे अब्बू जो मुस्लिम है पापा को उसमें अब्बू बोलते हैं। ये कौन बोलता है, इस लाइन कौन बोलता है, दफ़ा मेरे अब्बू, ये बोलती है मिशमी। पापा से गुस्सा है वो, तो ये बोलती है मिशमी, बोलती है मिशमी, एक लड़की है, वो बोलती है दफ़ा मेरे अब्बू। दफ़ा मतलब दाफला, मीरी, अबौर। देखो याद करने के लिए ट्रिक होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, राम की गोमती का घाघरा गंदा होकर कोशी में गिर गया, ये किसकी है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो ये याद करने की ट्रिक होती है। तो दफ़ा मेरे अबौर मिशमी, तो ये हो जाता है, हमारी ट्रिक हो जाती है। अब उसके पापा को गुस्सा आ जाता है, मिशमी के पापा को गुस्सा आ जाता है, तो अब्बू क्या करते हैं, पटक देते हैं लड़की को, कहने के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या बन जाता है, पटकाई बूम बन जाता है। तो यहाँ से ही टर्न ले लेते हैं, पटकाई बूम, तो पटकाई बूम आ जाता है। फिर नीचे क्या आ जाता है, देखो आप अगर नक्शा याद होगा, नीचे आता है असम के जस्ट नीचे आता है नागालैंड, तो नागा हिल्स हो जाते हैं। इनकी जो हाईएस्ट पीक है नागा हिल्स की, वो है आपकी सारामती। नागा के नीचे क्या आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, तो यहाँ पे मणिपुर हिल्स हैं, उन्हीं के नाम पे स्टेट के। फिर नीचे आ जाता है मीज़ो हिल्स। देखो मीज़ो हिल्स को पहले लुसाई हिल्स भी बोलते थे, क्योंकि असम का एक पूरा रीजन होता था। आपने फाइट भी पढ़ी होगी, अभी असम और मिजोरम के बीच में कुछ लुसाई हिल्स एरिया में आपने देखा होगा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो लुसाई हिल्स बोलते थे पूरियों को। अब उसमें जब डिवाइड हुआ तो मीज़ो ने अपने नाम पे मीज़ो हिल्स रख लिया। इनकी हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन, आपको याद रखना है। ये हो जाते हैं आपके सारे। तो देखो दफ़ा मेरे अबौर
मिशमी पटकाई-बूम, फिर स्टेट के नाम पे नागालैंड, मणिपुर के नाम पे मणिपुर, मिज़ो के नाम पे मिज़ो, लुसाई हिल्स बोल दो, वहाँ पे ब्लू माउंटेन हाईएस्ट पीक है। फिर त्रिपुरा में आओगे तो त्रिपुरा के नाम पे ही त्रिपुरा के हिल्स हैं। ये आपको याद हो जाते हैं सारे इधर के। अब आ जाते हैं मेघालय में। देखो ये मत रखना वेस्ट ईस्ट मत रखना, यहाँ पे कौन से गैरो, खासी और जैंतिया जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, जो वहाँ की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, जो वहाँ की मेजर ट्राइब्स हैं, उन्हीं के नाम पे गैरो, खासी, जैंतिया नाम रखे हुए हैं। तो ये भी आपको याद हो जाएंगे क्योंकि वहाँ की ट्राइब्स भी हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ की हिल्स के नाम भी है। अब बचे दो हिल जो आपको याद रखने, एक है मिकीर, आसाम के अंदर मिकीर है, और जब आसाम के और बिल्कुल इधर के आपके नागालैंड और इधर के त्रिपुरा के बॉर्डर पे, कौन से आसाम के ही बॉर्डर मान लो, बिल्कुल टच करता है ये मणिपुर का बॉर्डर, वहाँ है बैरल रेंज। बैरल रेंज है, ये दो रेंज याद रखना, मिकीर और बैरल। तो हमने कैसे पढ़ा, दफा, मेरे, अबौर, मिशमी, पापा पटक देते हैं, पटकाई बुम, फिर नागा, मणिपुर, मिज़ो, त्रिपुरा, गैरो, खासी, जैंतिया, बैरल, और बैरल के ऊपर मिकीर। तो ये आपको याद हो जाते हैं सारे नॉर्थ ईस्ट के हिल्स। रिवर मैं आपको ऊपर कराई चुका हूँ। तो एक रिवर निकलती है बैरक, जो मैंने आपको बताया था मणिपुर से निकलती है। आगे चलते चलते ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो सूरमा बन जाती है, और जैसे ये पद्मा में मिलती है, जो पद्मा ऊपर से आ रही है, पद्मा में मिलती है क्या बन जाती है, मेघना बन जाती है। मेघना बन जाती है। पद्मा कहाँ बनती है, जैसे इसमें जमुना आके मिलती है गंगा से, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, पद्मा बन जाती है। और जमुना कब बनती है, जैसे ब्रह्मपुत्र आती है, तीस्ता मिलती है, तो यहाँ पे जमुना बन जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया सारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, रिवर के बारे में। एक तरह से पूरा नॉर्थ ईस्ट हमने इसमें कवर कर लिया। अब मैं कुछ पासेस बताऊंगा आपको। नथुला और जेलेबला पास सिक्किम के अंदर है, कभी मैपिंग में पूरे बता दूंगा, मैंने मैप किए हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, आपके बुमला, तुंगा, आपको योंगैप पास, दिहैंग, देखो दिहैंग जो है, दिहिंग बोल दो, दिहिंग तो रिवर थी, ये रिवर के नाम पे है। आपको चुंकन करके, आपको खुमजोंग करके, पटकाई, मैंने आपको बताया पटकाई, जो पटकाई उसमें ही है, उसमें से निकलता है, उसमें हिल जो पटकाई बूम है, और बोमडिला, ये सारे कहाँ पे हैं, ये आपके आसाम के अंदर है। अब आपको कुछ ग्लेशियर्स भी बताने वाला हूँ। देखो काराकोरम में कौन से हैं, सियाचिन ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोल रीजन। जो आपके दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके बाद जो सबसे बड़ा ग्लेशियर्स आता है वो सियाचिन ग्लेशियर आता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। और कौन से हैं आपके, साइसिनी, हिस्प्रा, बायोफा, बलतोरा, चोंगो, ये सारे कौन से हैं, ये सारे जो हैं ये काराकोरम में। कश्मीर में कौन से हैं, रीमो, आपको पुमा, रूपल और दाइमीर करके। उत्तराखंड में कौन से, गंगोत्री, मिलन और पिंडारी, ठीक है। पिंडारी रिवर जहाँ से निकलती है, वो पिंडार कहाँ पे मिलते हैं, उनके करम बेकारते हैं पिंडारियों के, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी, तो करण प्रयाग पे मिलती है। गंगोत्री से कौन सी रिवर निकलती है, गंगो से निकलती है, भागीरथी रिवर निकलती है। कौन सी निकलती है, भागीरथी निकलती है। क्योंकि मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, वो केटीएम बताया था मैंने, केटीएम बाइक बहुत तेज़ भागती है, बहुत रेस पे, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। कौन सी निकलती है, आपकी केदारनाथ से निकलती है, आपकी मंदाकिनी निकलती है। गंगोत्री बद्रीनाथ से कौन सी निकलती है, BA अलकनंदा निकलती है। तो आपकी, और गंगोत्री से कौन सी निकलती है, भागीरथी निकलती है, जो देवप्रयाग में आके मिलती है, फिर गंगा बन जाती है। सिक्किम में कौन सा है, जीमू, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन ईस्टर्न हिमालय, तो जीमू आपको याद रखना है। देखो हिमालयास कैसे बटे हुए हैं, ऐसे 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हिमालयास को, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, इजी टू स्टडी हो जाए, इजी हर चीज़ हो जाए। पहले आते हैं पंजाब हिमालयास के रूप में देखा जाता है, इंडस और सतलज रिवर के में। फिर कुमाऊं रीजन आता है, जो सतलज से काली रिवर के बीच में है। फिर नेपाल रीजन आता है, काली से कोसी के बीच में, और सिक्किम को अलग रखा है हमने, कोसी से तीस्ता के बीच में। और फिर इधर से आते हैं असम हिमालय। अब आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयास में। जो काली रिवर है, इंडस से काली रिवर तक आते हैं पूरे वेस्टर्न, जो काली रिवर है, ठीक है। काली से ब्रह्मपुत्र तक वेस्टर्न। इसमें क्या है कि लोअर ग्रेजुअल स्लोप होता है। देखो स्लोप बहुत इजी टाइप का होता है, आप चढ़ सकते हैं, इतना नहीं होता। हाईएस्ट पीक इसी के अंदर पाई जाती हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो लाइस प्लेन, हाईएस्ट पीक भी इसी के अंदर मिलती हैं। ये हायर और स्टिप सडन होता है, मतलब एक तो खड़ी चढ़ाई होती है, ठीक है ना। तो ये देखा गया। सॉरी मैं इसमें क्या बोल रहा था, हाईएस्ट पीक इज द पार्ट ऑफ द फार्दर द प्लेन एंड द नंबर ऑफ द रेंजेस लाइज बिटवीन द प्लेन एंड हाईएस्ट पीक, मतलब ऐसा है। पर हाईएस्ट पीक, द 2 हाईएस्ट पीक जो इसकी है, माउंट एवरेस्ट नेपाल और कंचनजंगा, ये इसके अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि एकदम स्टिप चढ़ाई है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल देता, स्टिप चढ़ाई है तो इसमें पाया जाता है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो इस पर हाईएस्ट पीक भी पाई जाती हैं ईस्टर्न हिमालयास में। लोकेटेड क्या, हाई एल्टीट्यूड है, स्नो लाइन्स जो है मतलब कि जल्दी से मिल जाती है, लो एल्टीट्यूड पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना।
और यहाँ क्या लोकेटेड लो एल्टीट्यूड, देयर फॉर वार्मर स्नो लाइन इज हायर एल्टीट्यूड। जो स्नो लाइन होती है, बर्फीली लाइन जो होती है वो बहुत ऊपर होती है। ये फिर पीक कौन से आपको नंगा पर्वत होती है, नंदा देवी, बद्रीनाथ जो आपने बताया। इसमें कौन से एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये सारी पीक हैं, इसकी पीक हैं जो ईस्टर्न हिमालयाज में होती हैं। ठीक है, ये हमने आज पूरा कवर कर लिया है, ईस्टर्न वेस्टर्न पढ़ लिया, ठीक है ना। हमने ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया। नॉर्थ ईस्ट का तो हमने बहुत अच्छे से रिवर लेके सब चीज़ हमने देख लिया आज, रिवर भी, माउंटेन भी, पीक भी, कैसे कैसे फॉर्मेशन है। एक एक्सरसाइज मतलब कि हाई ऑनर दिया गया नेवल एविएशन को, प्रेसिडेंट ने कलर, आपके एक अवार्ड होता है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, ये INS हंसा करके है, उसको दिया गया गोवा में। उसकी कुछ एक्सरसाइज थी, PM वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे देखने गए थे, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। प्रेसिडेंट कलर जो अवार्ड हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, ये मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है रिकॉग्नाइजेशन करने, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो तीनों आर्म फोर्स के हेड है। एक तरह से आप देखोगे तो आर्म फोर्स को अवार्डेड दिया था प्रेसिडेंट ने कलर अवार्ड। ये जो स्टार्ट हुआ था 27 मई 1951 को राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, देन द प्रेसिडेंट सब, फिर उसके बाद कंटिन्यूस दिया जा रहा है। जो पास्ट अवार्ड मिले हैं, इससे पहले इंडियन नेवी एकेडमी को INA को मिला था, उससे पहले INS शिवाजी को मिला था, फिर सबमराइन आर्म्स को मिला था, वेस्टर्न फ्लीट को मिला था, इससे पहले इनको दिया गया। और आप किसको दिया गया, INS आपको हंसा को दिया गया है ये अवार्ड। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आता है NHRC। देखो ये कुछ काम का तो है नहीं, पर मैंने NHRC आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। ये क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये होता है, और इसको बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर गांधी के जन्मदिन के 10 दिन बाद 993 में, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट लेके आए थे 993 में, तब इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके पास पावर होती हैं, ठीक है। ऑल्सो प्रोवाइड क्रिएशन ऑफ स्टेट भी बनाया गया, इसको नेशनल बनाया गया। अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी बनाया गया, तो वो भी बनाया गया। जो कंपोजिशन होता है, एक चेयरमैन होता है, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, और कोई नहीं। हाई कोर्ट वाई कोर्ट का नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये होने चाहिए। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन मेंबर कमेटी, प्राइम मिनिस्टर होगा, लोकसभा के स्पीकर होंगे, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को तो बुला नहीं सकते ना, वो तो अलग चीज़ है, तो डिप्यूटी चेयरमैन को बुलाते हैं। राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट पार्टी जो भी है लोकसभा में वो होंगे। इसमें हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट लिखा गया है, तो दोनों सदन के यूनियन मिनिस्टर होगा। तो कौन कितने हो गए, 5, और 6 आदमी हो गए। 6 आदमी, छठा आदमी कौन सा है, छठा आदमी यही है, दोनों हाउस के जो हैं 5 और 6। तो आपको याद रखना PM हो गए। देखो आप कैसे याद रखते हो, ह्यूमन राइट कमीशन है भैया, ह्यूमन राइट कमीशन PM को अच्छे से फॉलो करवानी है। उसके बाद अगर ह्यूमन राइट कब अच्छे होंगे, जब स्पीकर लोकसभा अच्छे से कंडक्ट करेंगे, और कब अच्छे होंगे, जब दोनों सदन के स्पीकर हो गए, राज्यसभा से कौन हो गए, डिप्यूटी स्पीकर हो गए, अच्छे से करेंगे चीज़ों को, अच्छा रूल बनाएंगे, और वहाँ के तीनों अपोजिशन लीडर जो हैं दोनों प्रेजेंट रहेंगे, और आपके यूनियन होम मिनिस्टर, क्योंकि होम मिनिस्ट्री को अप्लाई करवाने हैं सारे रूल्स, तो ये सारे, तो इन सबको ऐड किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 सारे इसमें चीज़ें हो जाती हैं। रिमूवल कैसे करते हैं, होल्ड द ऑफिस 3 साल के लिए होल्ड करते हैं, अंटिल 70 ईयर एज होने के बाद। आप सोचोगे 70 ईयर क्यों भाई, आप खुद बताओ ना, 65 एज तो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, ठीक है ना। सिर्फ 3 साल के लिए बनाया जाएगा, 70 साल तो 65 एज होती है रिटायरमेंट की पीरियड की, तो उसके बाद 1-2 साल का समय बनता है, तो उनको ऐसी बॉडी का चेयरमैन बना दिया जाता है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव, ठीक है, देम ऑफिस, ठीक है, अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पे उनको रिमूव कर सकते हैं। अब ये एक्ट बना था, कुछ चेंजेस इसमें 2019 में बिल लेके आए थे, कुछ चेंजेस किए गए थे, ठीक है। तो चेयरमैन कौन होता है, कमीशन शैल बी कंसिडर चेयरमैन हु इज द चीफ जस्टिस, ठीक है ना, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो उसके चेयरमैन हो सकते हैं, ठीक है। बिल अमेंडमेंट किया गया, इसमें बताया गया पर्सन हु है द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी चेयरमैन हो सकता है। यानी कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते थे रिटायर, अब इसमें कोई भी हो सकते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या जज हो, उनको बना दिया जा सकता है। मेंबर कौन होंगे, इसमें क्या बताया गया था, पहले जब बनाया 2 मेंबर होंगे, अपॉइंटेड अमंग द पर्सन हैविंग नॉलेज प्रैक्टिस ऑफ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट, जिसके पास नॉलेज हो। अब इसमें क्या, अलाउ 3 मेंबर अपॉइंटिंग एट विच एटलीस्ट 1 वुमेन, तो यानी कि पहले 2 थे, अब 2 तो रहेंगे, प्लस 1 और ऐड कर दिया, एक वुमेन भी जरूर होनी चाहिए। एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होंगे, एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होंगे नेशनल कमीशन के, माइनॉरिटी कमीशन के, ठीक है ना, शेड्यूल कमीशंस के, आपके फिर क्या होगा, ट्राइब्स
के, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के, ये सारे होंगे। अभी हमने क्या बनाया है, हमने और को भी इसमें ऐड किया गया, ये सारे होंगे, चारों कमीशन जितनी होगी, यानी कि चारों कमीशन, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, आपके शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, इन सारे के होंगे। अब बिल ने इंक्लूड क्या कर दिया, जो बैकवर्ड कमीशन है, नेशनल जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाली है, उनको भी ऐड कर दिया, यानी कि ऐड किया है। तो ये भी थे पहले से 4 तो थे, और प्लीज़ 3 इनके हो जाएंगे, बैकवर्ड के, चाइल्ड राइट के और डिसेबिलिटी वालों के। तो ये भी कितने हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे 7, जो इनके चेयरमैन हैं। 7 ये प्लस 3 मेंबर ऊपर और प्लस इसके चेयरमैन, तो ये 7, 8, 9, 10, 11 करके इसमें मेंबर होते हैं। टर्म क्या होती है, मतलब पहले बताया गया कि चेयरमैन और जो मेंबर होंगे होल्ड करेंगे ऑफिस 5 साल के लिए टिल द एज ऑफ 70। अब क्या बताया गया, रिड्यूस कर दिया है, जो इनकी एज है 3 ईयर कर दी गई है और 70 एज कर दी गई। पहले 5 और 70 थी, अब 3 और 70 इनकी कर दी गई है। रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, पहले क्या था कि रीअपॉइंटमेंट अलाउ था, पर अब रीअपॉइंटमेंट रिमूव 5 ईयर लिमिटेड फॉर ए रीअपॉइंटमेंट, ठीक है ना। अब आप क्या कहेंगे, इसने रिमूव कर दिया है, जो 5 ईयर लिमिट थी रीअपॉइंटमेंट की, उसको रिमूव इसने कर दिया है। पावर ऑफ सेक्रेटरी जनरल क्या है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल हु शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कमीशन शैल एक्सरसाइज पावर मे बी डेलीगेटेड टू देम। अब क्या कर दिया गया है कि अलाउ करेगा सेक्रेटरी जनरल एक्सरसाइज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर, उसको दे दी गई है, ठीक है, सब्जेक्टेड टू चेयरमैन कंट्रोल, जो चेयरमैन कंट्रोल होगा। तो आपको क्या याद रखना है, मेंबर इंक्रीज किए गए, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया है, इसमें 3 और 70 साल की इसमें एज कर दी गई है। जो बिल ने रिमूव कर दिया 5 ईयर लिमिट और रीअपॉइंटमेंट की लिमिट को रिमूव कर दिया, ठीक है, इस सब चीज़ को इन्होंने रिमूव कर दिया है। पावर बढ़ा दी गई है, जो सेक्रेटरी जनरल था इसकी पावर बढ़ा दी गई है, ये सारी चीज़ें। और इसमें पहले से सुप्रीम कोर्ट के जज ही हो सकते थे, चीफ जस्टिस, अब इसमें जज भी हो सकते हैं, जो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो भी हो सकते हैं। अब एक एक्सरसाइज होने वाली है, उसको बोलते हैं ज़ैपैड एक्सरसाइज। ये रशिया कंडक्ट कराता है, बहुत सारे इसमें देश पार्टिसिपेशन करते हैं। तो हमारे देश से भी इसमें 200 आर्मी के पर्सन इसमें करने गए हैं, जो आपको निज़नी करके एक जगह है वहाँ पे हो रही है। तो 200 हमारे आदमी के पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे, आपको निज़नी रशिया में एक जगह वहाँ पे की जा रही है, 3 से 16 सितंबर तक की जाएगी, ठीक है। और इसमें रशिया आर्म फोर्स विल फोकस प्राइमरी ऑपरेशन ऑफ टेररिस्ट, जो टेररिस्ट के ऑपरेशन होते हैं, तो बहुत सारी कंट्री को साथ मिलकर काम करना है टेररिस्ट को कम करने के लिए, तो उसकी एक्सरसाइज की जाती है, हमें कैसे कंट्रोल करना है पूरी चीज़। जो दर्जन ऑफ कंट्री आती हैं, यानी बहुत सारे देश पार्ट्स करते हैं इसमें, यूरेशिया, साउथ एशिया रीजन से आती हैं। जो हमने बटालियन भेजी है, और नागा बटालियन इसमें भेजी है, जिसमें पार्टिसिपेशन करेगी, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी कंट्री हैं जिसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेल्बोन, काउंटर टेररिज्म, कॉम्बैट कंडीशन फायरिंग, बहुत सारी की स्किल्स इसमें सिखाई जाती है। इंडिया देखो कितनी कंट्रीज़ के अंदर, मंगोलिया हो गया, अरमानिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, साइबेरिया, रशिया, इंडिया, बेलारूस, कुछ कंट्री 8 कंट्री को इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, उनको भी बुलाया गया है, पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, इन सबको बुलाया। पर इसमें ये याद रखना, ज़ैपैड एक्सरसाइज के अंदर इंडिया ऑब्जर्वेशन स्टेटस में नहीं है, पाकिस्तान, चाइना ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेटस देकर उनको बुलाया गया है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब आता है नो कॉल फॉर बाईपोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी चक्कर क्या है, देखो ये इलेक्शन हार गई थी और ये अभी भी क्या है, सीएम है, पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है। वहाँ पे असेंबली ही है, वहाँ पे आपकी काउंसिल तो है नहीं, काउंसिल का मेंबर इनको बना दिया जाए वो तो है नहीं, वहाँ पे असेंबली है बांग्लादेश में। अब आपको कमेंट में बताना है काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल किस किस स्टेट में है, ठीक है। बहुत आसान है, आप बता सकते हो, ठीक है। जम्मू कश्मीर में थी पहले, वो हटा दी गई क्योंकि वहाँ पे वो स्टेटहुड ही ख़त्म कर दिया गया है। असेंबली है पर काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया है, आपको काउंसिल बताना है। तो क्या एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है, अगर आप असेंबली के मेंबर भी ना हो पर भी फिर भी आप सीएम और पीएम बन सकते हैं, पर विद इन 6 मंथ के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी होती है। तो कहीं ना कहीं इनके 6 मंथ पूरे हो रहे हैं, इन्हें डर सता रहा है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा रहा है, ठीक है। इलेक्शन कैसे होंगे, कोई भी इनका मेंबर जो एमएलए होगा वो सीट खाली कर देगा इनके लिए, और उस पर बाईपोल के इलेक्शन दोबारा कराए जाएंगे और ये इनको जीत मिल जाएगी, रिमेंबर बन जाएंगे और सीएम ये कंटिन्यू रहेंगी। तो ऐसा है, डिले किया जा रहा है पोल को इलेक्शंस के लिए। तो इलेक्शन कमीशन मैंडेटरी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंडेटरी अंडर द लॉ, इलेक्शन कराना एट द टाइम विद इन 6 मंथ के अंदर ख़त्म होने से पहले, ठीक है, बिफोर द 5 ईयर ऑफ टर्म ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपायर होने से पहले। अगर ये हैं इनकी सीट, ये सीट को इन्होंने खाली कर दी होगी, मतलब इनके लिए किसी एमएलए ने खाली कर दी होगी, तो सीट पे विद इन 6 मंथ के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। अगर 5 साल का टर्म पीरियड, देखो
4 महीने बचे हैं, 5 साल का टर्म ही खत्म होने वाला है, कोई MP MLA हट गया या एक्सपायर हो गया, कुछ भी हो गया, 4 मंथ का वर्क है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो 6 महीने बाद इलेक्शन है ही, टोटल डिसॉल्व हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 मंथ का समय है तो आपको इलेक्शन कराने हैं, ऐसा कंपलसरी लिखा गया है कि न्यू, ठीक है, आपको कराने पड़ेंगे। इन द केस ऑफ बिहार में कराए नॉर्मली कंडक्ट द इलेक्शन, ये सब चीज़ें की गई, बहुत जगह इलेक्शन कराया जाता, तो ये मैंडेटरी है, 6 मंथ के अंदर आपको कराने ही कराने हैं। 6 मंथ इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन किया गया है कि लिमिट लाइन दी गई है 2 सेशन के बीच में, क्योंकि 2 सेशन के बीच में टाइम पीरियड जो 6 मंथ का ही होता है, तो इन्होंने भी इसलिए 6 मंथ का समय दिया है कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ द इलेक्शन कब कर सकते हैं? वंस कॉल्ड यूजली प्रोसेस होता है शेड्यूल कराने का, ठीक है, प्रोसेस होता है चीज़ों को करने का, ऐसा जो दिखा गया है वो सेक्शन 153 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर लिखा गया है, आर्टिकल 324 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन कैन एक्सटेंड द टाइम फॉर कंप्लीटिंग इलेक्शन, बट कुछ कंडीशन है। अगर 6 मंथ के अंदर आप नहीं करा रहे हो तो कुछ क्यों नहीं करा रहे हो, उसके लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा। शुड नॉट बी बियॉन्ड द 6 मंथ, शुड नॉट बी बियॉन्ड द डेट ऑफ नॉमिनल डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, और द असेंबली। पर 991 में इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन कर देता पार्लियामेंट्री इलेक्शन फॉर 3 वीक आफ्टर राजीव गांधी असैसिनेशन। ये सारी चीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ होती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक आर्टिकल 172 है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, स्टेट में कोई इमरजेंसी हो, इलेक्शन कराने में कोई दिक्कत हो, अभी कोविड का बहाना ले रहे हैं, पेंडेमिक चल रहा है, इसका बहाना ले रहे हैं, नहीं करा सकते इलेक्शन, पर आपने मेन इलेक्शन करा ली, ये क्यों नहीं करा? ये सब सेंट्रल स्टेट की राजनीति होती है, ठीक है। तो आप 1 साल तक टाइम बढ़ा सकते हैं, एडिशनल टाइम 1 साल तक बढ़ा सकते हैं टू द पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी इज लिफ्टेड। फिर आपको जब जैसी इमरजेंसी खत्म होगी तो फिर आपको 6 महीने के अंदर कराने हैं। ये सारी हैं चीज़ें। तो आप क्या सोच सकते हो, अर्थक्वेक आ जाए, नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए तो आप उस पीरियड को बढ़ा सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है, 1 साल तक बढ़ा सकते हैं और 1 साल बाद जैसे ही वो ख़त्म होगी तो उसके बाद क्या करना है, आपको विदिन 6 मंथ में इलेक्शन वहाँ पे कराना है। लीगल इशू क्या है इसमें, वही है कि पावर सेंक्शन, वो मतलब आपको याद क्या रखना है, याद यही रखना है कि वो बढ़ा सकते हैं टाइम, ठीक है, 1 साल तक कर सकते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी हटेगी या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर चल रहा है हटेगा तो आप विदिन 6 मंथ में आपको फिर इलेक्शन कराने हैं। वरना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन यही दे रखा है कि विदिन 6 मंथ आपको इलेक्शन कराने ही कराने पड़ेंगे। द गवर्नमेंट डिसाइड फर्दर द इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल, अगर नहीं हो पाते हैं 6 मंथ में तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर किसी और को बनाया जाएगा, इनकी हटा के किसी और को, जो मेंबर पार्लियामेंट होगा उसको CM बनाया जाएगा, इलेक्शन नहीं हो पाते हैं। पर ये सारी चीज़ें EVM के बारे में पढ़ेंगे आज हम, ये तो हमारे न्यूज़ काम की नहीं है। EVM के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ EVM एंड द बैलेट पेपर की हिस्ट्री, हम इसमें सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ EVM क्या है इंडिया में। ये 1980 में जो आपके MB आपको हनीफा जी हैं, इन्होंने इनवाइट किया था, फर्स्ट EVM वोटिंग मशीन इन्होंने बनाई थी और उसको काउंटिंग द मशीन बोर्ड पे। इंडस्ट्री जो डिज़ाइन करती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग सेंटर IIT बॉम्बे के साथ मिलकर इसको डिज़ाइन किया गया था और इसको फर्स्ट यूटिलाइज़ किया गया था 1982 में। जो बाई इलेक्शन हुए थे आपके परावूर जो असेंबली है केरला के अंदर, तो केरला के अंदर इसको पहली बार बाई इलेक्शन, यानी कि बाई पोल बोलते हैं, बाई इलेक्शन, कोई सीट खाली होगी उस पर इलेक्शन कराएंगे तो वोटिंग मशीन से कराए गए थे। EVM वर लॉन्च इन 1989। इसको प्रॉपर तरीके से दोबारा देखो, एक बार आपने इसका ट्रायल लिया, फिर इसको ठीक करके दोबारा लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन ने, जॉइंटली किसके साथ, इलेक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ इसको लॉन्च किया गया। पर 1988 में EVM को दोबारा जब इसको लॉन्च किया गया और इसमें कुछ खामियां होंगी, ठीक किया गया, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे 16 असेंबली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और दिल्ली के अंदर इस पे इलेक्शन कराए गए। तो ये पहले एक असेंबली के अंदर केरला और फिर उसके बाद बहुत सारी असेंबली के अंदर इलेक्शंस कराए गए। फिर 2004 से लोकसभा के सारे इलेक्शन इसी के बेस पे कराया गया, पूरे इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन EVM बेस पे। अब ये EVM है क्या, EVM में 2 यूनिट होती हैं, इसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, इसे बोलते हैं बैलेट यूनिट, जिसमें सारे चिन्ह होते हैं, ये कंट्रोल होती है, इससे कंट्रोल ये वाली होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है कि पोलिंग ऑफिसर होता है, उसके हाथ में चार्ज होता है किस चीज़ का, वो प्रेस करता है ये वाला बटन कंट्रोल यूनिट में जो होता है, उसके बाद आप इसमें कोई भी बटन दबाओगे आपका वोट कास्ट हो जाएगा। जो वोटिंग प्रोसेस होता है, कैंडिडेट बटन दबाता है, अपना वोट कास्ट कर देता है, तो एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है, इसके अंदर वोट आपका रजिस्टर्ड होता है, इसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, इसको बैलेट यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इतने सारे बिलियंस लोगों ने इससे सेलेक्ट किया, इससे वोट किया जाता है। न्यू जनरेशन है, 2011 में कुछ फीचर्स ऐड किए गए, इसके साथ VVPAT कोड ऐड किया गया, क्योंकि ऑब्जेक्शन उठाया
लोगों ने कि वीवीपैट भी लाना चाहिए कि क्या पता वोट किसको गया, तो उसके साथ एक वीवीपैट भी कनेक्ट किया गया। उसमें 2, 3 या 4 सेकंड के लिए डिस्प्ले होता है किसका आपको वोट किया, पर्ची दिखती है और बॉक्स के अंदर गिर जाती है। अगर आपको शक लग रहा है तो आप उसको भी काउंट कर सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने प्लान किया कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वीवीपैट को भी लाया जाएगा और इस मशीन को 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे अभी मोदी जी, इसमें पूरे इंडिया में वीवीपैट को साथ कनेक्ट किया गया, इसके साथ कनेक्ट किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। एडवांटेज क्या है खुद सोचो, मैं नहीं बताऊंगा एडवांटेज क्या है। टाइम बच रहा है। जो आप इतने सारे, वो पहले क्या होता, इतने सब बड़े बड़े पर्चे लेके आते थे, इतने बिलियंस लोग वोट करते थे, इतने बिलियंस पर्चे छपते थे, ठीक है ना, मिलियंस लोग वोट करते थे, इतने पर्चे छपते थे, वेस्टिंग ऑफ पेपर होती थी, पेपर होने की वजह से पेड़ से आता था, तो इतना सारा खर्चा होता था। आप क्या इन वोटिंग मशीन से किया, फिर दोबारा रिफ्रेश कर दिया, अगले इलेक्शन में यूज़ कर ली। तो ये सारी चीज़ें हमारी बचती हैं, पेपर सेविंग होती है। एलिमिनेट होता है इनवैलिड और डाउटफुल, उसमें क्या होता था, चांस रहते थे इनवैलिड और डाउटफुल, मतलब गलत वोट डल जाता था उनको, क्योंकि फोल्ड करने की भी एक, आपने अगर वोट किया होगा, उनको एक फोल्ड करने की भी स्ट्रेटेजी होती है, कैसे फोल्ड करना है। गलत फोल्ड कर दो तो जो निशान है मोहर का किसी और के ऊपर आ जाता था, तो वो वोट कैंसिल माना जाता था। इसमें चांसेस कम हो गए कैंसिल होने, कॉस्ट इफेक्टिव है, इट डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, नहीं चलती, इसकी खुद ही की बैटरी है, इनबिल्ट बैटरी है, उससे यूज़ किया जाता है। और ये ह्यूज बैलेट जो बॉक्सेस को लेके जाना पड़ता था, इतने इतने बॉक्स कैरी करते थे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती थी, अब नहीं, 2 मशीन को लेके जाओ, ठीक है, कहीं पे भी रख दो। वोटिंग काउंटिंग में फास्टर होगी, जल्दी से इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाते हैं। तो सारी चीज़ यही है। नो इंटरनेट कनेक्शन, ऐसे बोलते हैं हैकिंग वैकिंग, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। कुछ और हिस्ट्री बता रहा हूँ, मैंने आपको 1989 की बताई थी, केरला से स्टार्ट हुई, तो उससे पहले इसको मतलब कि वोटिंग मशीन को कमीशन ने प्रपोज किया। फिर 1988 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कुछ चेंजेस किए गए, उसके अंदर एक नया सेक्शन ऐड किया गया 16(1)(a), जिसने एम्पावर किया कमीशन को टू यूज़ द वोटिंग मशीन। तो 1988 में ये किया गया। उसके बाद 1988 में किया गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन के हाथ में बात आ गई। फिर उसने 1988 में ही उसने क्या करा लिया, फिर कई राज्यों में, 16 राज्यों में उसने इस मशीन से करा लिया। पर आप पूछोगे फिर इस पे क्यों करा गया, ये एक एक्सपेरिमेंट बेस करा रहे थे एक सीट पे करके कि वो ठीक होगा या नहीं होगा 1982 में। तो ये सारी चीज़ इसके ऊपर उठती हैं। फिर 1990 में कुछ कमेटियाँ बनी, कुछ चेक हुआ, 2000 में ईवीएम को पुट यूज़ किया गया, 2013 में इसके साथ वीवीपैट भी जोड़ने की बात है, 2017 वीवीपैट गोवा में, गुजरात में यूज़ किया गया, और 2019 में पूरी ही जगह यूज़ किया गया। तो पहली बार मशीन कहाँ, केरला में यूज़ की गई। प्रॉपरली कब यूज़ की गई, वो फिर 1989 में जब बाई इलेक्शन में तब की गई। उसके बाद पूरे इंडिया में कब यूज़ की, वो 2004 के इलेक्शन थे उसमें यूज़ की गई, ठीक है। वीवीपैट जो पहले यूज़ किया गया वो 2017 में गोवा और गुजरात के अंदर यूज़ किया गया, और जो 2019 के इलेक्शन में ये पूरी कंट्री में यूज़ किया गया। देखो वीवीपैट ऐसी मशीन होती है, देखो ये रही, देखो ऐसा होता है कि इसमें इसे फुल फॉर्म क्या होती है, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। पीपल हैव वोट फिजिकल कंफर्मेशन इसमें होती है कि प्रिंट होता है कि रिकॉर्ड होता है कि ठीक है, इसमें ऐसा शो होगा आपने इसको वोट किया और वो मशीन के अंदर गिर जाएगा। कैंडिडेट सीरियल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट और कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल्स होते हैं इसमें। देखो उसका नाम होगा सीरियल नंबर, कि जैसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है, वो नंबर होगा इसमें। दूसरा क्या होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट होगा, जो भी नाम होगा उसका कैंडिडेट होगा। सिंबल उसका कौन सा है वो होगा। 3 चीज़ होती हैं वीवीपैट पे, ठीक है। तो ये सारी स्लिप होती हैं, और एक वीवीपैट में 1500 स्लिप आ पाती है, फिर इसको चेंज करना पड़ता है बॉक्स को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो रिसेंट डिमांड क्यों बढ़ी भाई, पॉलिटिकल सपोर्ट में कि ईवीएम है क्या है क्या है क्या, तो इन सब चीज़ की डिमांड बढ़ी। कुछ चीज़ें भी हैं अगेंस्ट ईवीएम के, वो ये है कि इसे बोला जाता है, इसे मतलब कि टैंपिंग की जा सकती है, हैकिंग की जा सकती है। ओनली वन स्टोर बोट होता है, वेरीफाइड बोट इज़ नॉट पॉसिबल, वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक ही जगह जाकर सारा डाटा स्टोर हो जाता है, फिर आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते किसने किसने वोट किया, कैसे कैसे, ये नहीं है। टेक्निकल इश्यू आ सकता है, लीडर को जो भी लीड्स फेवरेटिज्म कर सकते हैं किसी पार्टी को, और चाहे गड़बड़ करके। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी देखे गए हैं कि 2006 में नीदरलैंड ने भी बैन कर दिया था, 2009 में आयरलैंड ने भी बैन कर दिया ईवीएम को, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने जर्मनी रूल दैट, जो जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट है, वोटिंग थ्रू ईवीएम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइमरली ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने भी बहुत सारी कंट्री ने भी ईवीएम को बैन किया हुआ, कुछ दिक्कत आई होगी तभी तो ये वजह से ये सारी चीज़ इसमें की गई है। अब आती है असम की एक वेटलैंड है, वहाँ पे डंपिंग की जाती है। देखो वेस्ट को डंपिंग किया जाता है, तो बहुत सारे एक्टिविस्ट ने क्वेश्चन उठाए हैं। इको सेंसिटिव जोन में आप क्या कर रहे हो, डंपिंग कर रहे हो, जो आपकी दीपर बील करके वहाँ पे वेटलैंड है उसको ख़राब कर रहे हो, जो गुवाहाटी के आसपास आती है। तो आपको चेंज करना है, कुछ उसमें करना है, कमेटी बनाई गई ताकि वहाँ पे डंपिंग ना की जाए, क्योंकि वहाँ पे
स्पीसीज़ आती हैं, मतलब बहुत यूनिक स्पीसीज़ माइग्रेटिंग बर्ड्स आती हैं, ये सब चीज़ आती हैं। तो इन सबको रोकने के लिए एक वेटलैंड के लिए रामसर कन्वेंशन है, उसके अंदर एक मॉन्टेस्क्यू रिकॉर्ड भी है। मॉन्टेस्क्यू रिकॉर्ड जो होता है, रजिस्टर्ड ए वेटलैंड साइट ऑन द लिस्टेड ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर द चेंज ऑफ इकोलॉजिक करेक्टर जो है ऑकर हो रहा है, लाइकली टू बी ऑकर होने वाला है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा है, इट मेंटेन एज ए पार्ट ऑफ रामसर लिस्ट। इसमें क्या होता है, मॉन्टेस्क्यू रिकॉर्ड क्या होता है, देखो रामसर में आप किसी साइट को क्यों रखा जाता है कि उसकी फर्जिलिटी को बेकार कर रहे हैं, मतलब ख़राब कर रहे हैं आप, तो इस लिस्ट के अंदर ऐड किया जाता है कि उस पर थोड़ा वॉच रखना है और उसको बेकार नहीं करना है, उसको बचाना है। इनिशियली जब ये आया इंडिया में, ठीक है, तो इसी के अंदर एक हाईली प्रोटेक्टेड एक और रिकॉर्ड है, उसको बोला जाता है मॉन्ट्रेक रिकॉर्ड बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि जो रामसर मतलब ज़्यादा ही प्रोटेक्शन देनी है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर चीज़ें रखी जाती हैं। इंडिया में अभी 2 ही आती हैं, आपको नाम बताना, एक मणिपुर की है और एक आपकी राजस्थान की है। इनिशियली ये बना था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसमें 3 आती थी, चिली रिवर भी आती थी अपनी, और उसको हटा दिया गया। उसको हटा दिया गया था क्योंकि उसकी अपनी कंडीशन सुधार ली थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोकस किया और वो सुधारा गया। उड़ीसा के अंदर है, पर अभी भी 2 इसके अंदर आती हैं, वो अभी भी हैं, एक मणिपुर की है और एक राजस्थान की है। ये अब रामसर कन्वेंशन है क्या, ये कन्वेंशन है वेटलैंड के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कंजर्वेशन करती है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड का करना है, इसे कन्वेंशन और वेटलैंड भी बोला जाता है। अब रामसर नाम क्यों दिया गया, ईरान में एक जगह है, अगर आप देखोगे कौन सी सी है, कैस्पियन सी के नीचे देखोगे ईरान है, बिल्कुल वहाँ पे एक जगह है रामसर। तो रामसर जगह है, वहाँ पे बैठ के इसको साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972, उससे 1 साल पहले 2 फरवरी को किया गया था। वर्ल्ड वेटलैंड डे इसी दिन मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि ये साइन हुई थी और रामसर जो ईरान में जगह वहाँ पे बैठ के साइन हुई थी, इसलिए रामसर कन्वेंशन इसको बोला जाता है। COP इसकी 171, इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है रामसर फिलॉसफी के ऊपर। वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड, वाइस यूज़ मतलब मेंटेन इकोलॉजिकल करेक्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। रामसर साइट्स हैं क्या, व्हेन द कंट्री मतलब एक एक्सीड्स कर जाए कन्वेंशन को, इट मस्ट बी डेस्टिनेटेड एट द लीस्ट 1 वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो उसका। गवर्नमेंट को कमिटमेंट याद दिलाया जाता है, इंश्योर करो इकोलॉजिकल उसको मेंटेन करने के लिए। दे आर ओवर कम से कम 2400 वेटलैंड साइट्स हैं, कवर करती हैं 2.5 मिलियन स्क्वायर, ठीक है। 171 रामसर कन्वेंशन पार्टीज हैं इसके अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आप देखो कितनी हज़ार है, 2500 के आसपास में रामसर साइट है, 171 जो पार्टीज हैं इसके अंदर है। और जो पहली रामसर साइट बनी थी वो बनी थी आपकी कोबोरो पेनिनसुला जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, 1974 में इसको बनाया गया था। और जो यूनाइटेड नेशन जो मोस्ट रामसर साइट है वो यूके के अंदर है, 175 है, उसके बाद मैक्सिको के अंदर आती हैं। और जो बोलिविया है वो लार्जेस्ट एरिया है अंडर रामसर प्रोटेक्शन, उसका जो बोलिविया है, बोलिविया कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। इसे ये लैंडलॉक कंट्री है। BP ब्लेंडर प्राइड की बोतल आती है विस्की की, तो BP पैराग्वे और बोलिविया 2 कंट्री हैं जो लैंडलॉक कंट्री हैं साउथ अमेरिका के अंदर। तो इसका लार्जेस्ट जो एरिया आता है किसी कंट्री का रामसर में वो बोलिविया का है, सबसे ज़्यादा है यूके के अंदर है 175, उसके बाद मैक्सिको के अंदर है। अब आपको कमेंट में बताना है इंडिया के अंदर कितने हैं। इंडिया के अंदर 46 हो चुकी हैं, पहले 42 थी, अब इसमें 4 और ऐड की गई हैं। 4 कौन सी ऐड की गई ये मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐड की गई गुजरात की, एक है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है आपका वंदावाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, एक है सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ हरियाणा की, एक है आपका भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा की, ये ऐड की गई हैं। अब आपको बताना है मैक्सिमम किस स्टेट की है, मैं बता देता हूँ यूपी की मैक्सिमम है, 9, 8, 9 करके हैं, ये यूपी की मैक्सिमम है। आप गिन भी सकते हो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 यूपी की हैं, एक और हो सकती है, 8 ही हैं यूपी की। तो मैक्सिमम कहाँ की हैं, वो यूपी की हैं। अगर आपको लगता है किसी और स्टेट की, कमेंट में बताना। कुछ क्राइटेरिया होता है रामसर कन्वेंशन में, मतलब इनको रखने का मेंशन करना पड़ता है। इफ़ द वेटलैंड कंटेन रिप्रेजेंटेशन रेयर यूनिक एग्जाम्पल है नेचुरल और नेचुरल रिसोर्स तो रखा जाता है। सपोर्ट किया जाता है वर्नेबल इंडेंजर स्पीसीज या क्रिटिकल इंडेंजर स्पीसीज हो उसके अंदर रहती हो, उसको थ्रेटन हो इकोलॉजिकल, अगर वो वहाँ की इकोलॉजिकल डिस्टोर होगी तो वहाँ की स्पीसीज डिस्टोर हो जा सकती है। सपोर्ट करती है पॉपुलेशन ऑफ प्लांट हो, एनिमल स्पीसीज हो, वहाँ पे जो रामसर के अंदर बहुत सारी एनिमल स्पीसीज़ या प्लांट की स्पीसीज़ हो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो पर्टिकुलर ठीक है रीज़न की, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसा कुछ हो। सपोर्ट ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज़ का क्रिटिकल स्टेज पे वो साइकिल की, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे खड़े हो तो उसमें रखा जाता है। रेगुलर सपोर्ट करती है, कहीं पे अगर 2000 20,000 से ज़्यादा
जो मोर वाटर बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं वो वहाँ पे है, तो उसको भी रखा जाता है। रेगुलर सपोर्ट दी जाती है 1% ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड। अगर किसी स्पीसीज में वहाँ पे 1% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की मिला के तो और वहाँ पे है तो भी इसको अंदर रखा जाता है। सपोर्ट किया जाता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडिजीनियस फिश, वहाँ पे उसी देश की इंडिजीनियस चीज़ें वहाँ पे सब स्पीसीज मिलती हूँ तो उनको सपोर्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर फिश, ये सब चीज़ों को देखते हुए इसके अंदर चीज़ों को रखा जाता है। तो योगी रामसर 4 मैंने बता जो लेटेस्ट ऐड है, सबसे इंडिया में 46 टोटल हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी के अंदर है रामसर साइट, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है पीएमआई। पीएमआई आपको बताऊंगा पीएमआई है क्या, पीएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पीएमआई के अंदर क्या क्या आता है। परचेज मैनेजिंग इंडेक्स है। देखो क्या किया जाता है, जैसे आपका जुलाई था और ये अगस्त था, ये एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है, जाके सर्वे किया जाता है और ये जाते हैं और प्रोडक्शन यूनिट हो या फिर कुछ भी हो कहीं भी जाके पूछते हैं कि आपकी सेल, इनका जो क्राइटेरिया होता है 0 to 100 होता है और बीच में होता है इक्वल 50। ये पूछते हैं आपकी सेल पिछले मंथ से अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है, ठीक है, या कम है। वो बताएगा अच्छा है तो यानी कि 50+ में आपका काम चल रहा है, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है मार्केट का। बोल के नहीं पिछले मंथ से कम है तो माइनस, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है प्रोडक्शन का, हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं नीचे जा रही है। तो एक क्राइटेरिया होता है 0 से 100, अगर 50 है, वो कहता है इक्वल ही है तो वो बोलेंगे 50 ही है। तो ये सारा एक क्राइटेरिया होता है। सर्वे बेस्ड मेजर लिए जाते हैं कुछ, ठीक है। बिजनेसमैन से जाके पीएमआई प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करंटली ईयर बात करते हैं कि कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को। कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सर्विस सेक्टर जाके पूछा जाता है कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुए, 0 to 100 होते हैं, 50 मेजर जो ठीक है ना। अगर 50 के अबव जा रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमी में स्कोर, अगर 50 इंडिकेट कर रहा है तो नो चेंज, या 50 से कम आ रहा है तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है चीज़ों में, उससे नीचे गया देखो बिलो, जैसे मैंने ऊपर बताया द पीएमआई प्रीवियस मंथ इज हायर देन द पीएमआई करंट मंथ इट रिप्रेजेंट द इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्शन। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यूजली रिलीज़ कौन करता है, हर मंथली रिलीज़ किया जाता है ये, ठीक है, और इसको हर मंथली एक्टिविटी नोट की जाती है। इसको कंपाइल कौन करता है, IHS आपको मार्कित करके है 40 इकोनॉमिक मोर देन 40 इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड। तो INS हैकरित करके ग्लोबल लीडर है, इंफॉर्मेशन एनालिटिक करता है सॉल्यूशन। बस आपको याद रखना है पीएमआई कौन निकालता है, वो निकालता है आपका IHS मार्केट। और किस बेस पे, सर्वे बेस किया जाता है, 0 to 100 इंडिकेटर होता है, एक्सपेंशन चेक करके किया जाता है कि आपकी कैसे एक्सपेंशन करेगी, हेल्प करता है किस चीज़ में, इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेने में, क्या आपको जीडीपी में कैसे करना है, कैसे चीज़ों में करना है। इसी के सिमिलर एक है इंडस, आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, इसको CSO निकालता है। कल मैंने आपको पूरा बताया था, जो कोर इंडस्ट्री है उनका क्या निकलता है, उनका IIP निकलता है। IIP कवर करता है ब्रॉड इंडस्ट्री सेक्टर, जो कोर इंडस्ट्री 8 कोर इंडस्ट्री है। पहले बताया मैंने, जो फर्स्ट परसेंटेज में आता है वो रिफाइनरी आती है, लास्ट में फर्टिलाइजर्स आता है, ये आप पढ़ लेना, कल मैंने पूरा बताया। हाउएवर PMI इज मोर डायनेमिक कंपेयर टू द स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बहुत डायनेमिक होता है PMI, क्योंकि PMI हर मंथली किया जाता है, सर्वे बेस किया जाता है, जाके पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। यूएन की एक रिपोर्ट आई है सोशल प्रोटेक्शन ग्लोबल, ठीक है ना। इसमें बताया गया कि हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, उसको कहीं ना कहीं सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही है। सोशल प्रोटेक्शन क्या होती है कि काइंड्स ऑफ हेल्थ केयर हो गई, इनकम सिक्योरिटी हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें, वर्क इंजरी, ये नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ये फेस कर रही है। इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, ILO निकालता है। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है। कल मैंने आपको यूएन की प्रिंसिपल ऑर्गन बताया था, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, और मैंने बताया था कि स्पेशलाइज एजेंसी क्या होती है, यानी कि कहीं ना कहीं यूएन से कनेक्टेड है किसी न किसी एक्ट से, पर यूएन की प्रिंसिपल बॉडी ये नहीं है। प्रिंसिपल बॉडी मैंने ICJ, सेक्रेटरीट, UNGC, UNSC, और उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, और फिर आपको वो बताया था मैंने, वो इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल बताया था। ये सारी कौन सी है, प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन की। ये स्पेशलाइज कौन निकालता है, सोशल प्रोटेक्शन कौन निकालता है, ILO निकालता है। इसने बोला है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है ग्लोबल की, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन उसको नहीं मिल पा रही है सोशल, और बताया कि नियर अबाउट इन 2020 में 46% लोगों के पास एटलीस्ट वन सच प्रोटेक्शन थी, पर अब कहीं ना कहीं वो भी मतलब कम होती दिखाई दे रही है। तो ये सारी बात इन्होंने बताई है। लास्ट जो आती है वो आती है कोल से रिलेटेड, कि गवर्नमेंट ने टेल के यूटिलाइज कैसे करना है, शिफ्ट कैसे करना है डिमांड कोल की। कोल को यूटिलाइज किया जाता है हमारे में, और जो हमारी हैविंग वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे यहाँ इंडिया में। तो आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बताना है रिजर्व,
कोल के रिजर्व बताने किस किस कंट्री में, कमेंट में बताने हैं, ठीक है। तो ये फ्यूल में यूज़ किया जाता है, पावर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे कोल जो फायर बेस्ड पावर बनाने के लिए 70% जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है वो कोल बेस्ड है, देखो कितने हैं। और हम मूव कर रहे हैं अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ताकि हमारा टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी पे बढ़ जाए, ठीक है। बहुत कंजर्व करता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है, ब्लेंडिंग, बहुत सारी चीज़ों में कोल का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा जो फर्स्ट कोल माइना ओपन 1774 में किया गया था, जो आपकी रानीगंज है वेस्ट बंगाल में। कोल इंडस्ट्री जो नेशनलाइज किया गया था, नेशनलाइज कब किया गया था कोल इंडस्ट्री को? 1973-74 में इंदिरा गांधी के टाइम पे किया गया था, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें किया। टाइप्स ऑफ कोल आपको बताना चाहता हूँ। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। पर रिजर्व में कितना नंबर आता है अपना? 4 नंबर आता है। तो रिजर्व के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको बताने कौन है। कोल जो इंडस्ट्री प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट बहुत लाख ऑफ पीपल को। जो गोंडवाना कोल है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 98%। जो टेरेसरी कोल है वो 15 से 20 ईयर पुराना सबसे कम यही पाया जाता है। पर गोल्डवाना सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गोल्डवाना कोल पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना। देखो ये एंथ्रासाइड है, ये आपको ब्यूटेनस है, ये आपको पेस्ट है, बस ये छोटे छोटे कण होते हैं जो चूना वो बारीक रह जाता है कोल का। और ये लिग्नाइट है। तो बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है? वो होता है आपका एंथ्रासाइड जो होता है, क्योंकि उसकी कैलोरिक वैल्यू जो होती है, कार्बन कंटेंट 80 to 95% होते हैं। ये मानो कि 80 to 95% पावर देता है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इंडिया में बस स्मॉल रीजन में फाइंड किया जाता है। फिर आता है ब्यूटेनमस। इसकी जो पावर होती है 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है, ये 60 to 80% पावर दे पाता है। ये हमारे यहाँ बहुत सारे रीजन में आपको झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर आता है लिग्नाइट। ये 40 to 50% इसमें कार्बन कंटेंट होते हैं। ये फाउंड राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जो मोस्टली रीजन है हमारे ईस्ट वाले, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कौन सा मिलता है? यहाँ पे मिलता है आपको ब्यूटेनमस, ये आपको याद रखना। फिर पीस्ट कॉइल होता है, इसमें क्या होते हैं? लेस देन 40% कार्बन कंटेंट, ये तो ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड और कोल को मतलब ये मान लो कि बस जस्ट बनना ही है। कैलोरिक वैल्यू तो इसमें नाम मात्र की होती है। अरे मैंने ये आपको बता ही दिया, गोंडवाना में 98%। अब आपको बताना है इंडिया में इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। ये भी बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रिजर्वेशन मतलब कि कहाँ का है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन स्टेट है हमारे यहाँ वो कौन सी स्टेट में होता है, ये भी आपको बताना है। ये 3 चीज़ आपको बतानी है। फिर जो लास्ट आता है वो आता है आपका कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर। देखो बहुत दिन से बात कर रहा हूँ नेट जीरो इमिशन, जो इंडिया कमिट है नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो इमिशन मतलब होता है कार्बन न्यूट्रलिटी, इसको बोल सकते हैं, न्यूट्रलिटी इसको बोल सकते हैं। वो क्या मतलब होता है कार्बन न्यूट्रलिटी? जितना आप कार्बन जनरेट कर रहे हो, ठीक है, उतना ही आप उसको क्या कर लो? कंजर्व कर लो, मतलब उसको सिकोड़ लो। तो इससे क्या होगा? जीरो इमिशन और जीरो। कल मैंने आपको बायोफ्यूल पढ़ाए थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है वो बहुत कार्बन करते हैं स्मॉल अमाउंट में करते हैं। उससे कम कौन से करते हैं? उससे कम सेकंड जनरेशन करते हैं। पर जो बायोफ्यूल थर्ड जनरेशन थे वो कार्बन न्यूट्रलिटी पे काम करते हैं। जितना वो कार्बन करते हैं उतना वो सिक्वेंस कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन क्या है? ये कार्बन तो करते ही नहीं, और जो कार्बन है उसको भी अंदर सोख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन ये वाले बायोफ्यूल है। थर्ड जनरेशन कार्बन न्यूट्रलिटी पे, जीरो इमिशन पे काम करते हैं। जीरो इमिशन मतलब ये नहीं सब कुछ बंद कर दो, नहीं, जितना आप कार्बन इमिशन कर रहे हो उतना आप उसे कंजर्व कर लो। कैसे कर सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन करके, रिन्यूएबल एनर्जी करके, बहुत सारी चीज़ों करके हम कार्बन को कर सकते हैं, ठीक है। आप 100 कार्बन जनरेट कर रहे हो प्रोडक्शन से, तो 100 कार्बन किसी चीज़ से सिक्रेट कर लो उसे, इसे बोलता है कार्बन न्यूट्रलिटी। जो टारगेट है, आईपीसी की रिपोर्ट आई थी, स्ट्रांगली अर्जेंटली बोला था, ठीक है ना। आप देख रहे हो जर्मनी में आया, स्ट्रोम आया जर्मनी, फ्लड आया चाइना में, फॉरेस्ट में आग लगी यूनाइटेड नेशन के, हीट वेव देखी गई, फ्लड देखा गया इंडिया में। ये क्या है? दिस ऑल द कार्बन मतलब क्लाइमेटिकल चेंज। कितने बिलियंस का लोगों का नुकसान होता है, कितनी चीज़ों का होता है। अभी यूनाइटेड जो नेशन है, क्लाइमेटिकल कॉन्फ्रेंस होने वाली है COP26, वो ग्लासगो में होने वाली है। पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर बात की जाएगी, कैसे कंट्रियाँ कर रही हैं। तो सब कंट्री की जो कमिटमेंट है उनको फॉलो करना है। नियर अबाउट 100 कंट्री ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुकी हैं कि नेट जीरो इमिशन 2050 तक कर देंगे, यानी कि कार्बन नेट जीरो कर देंगे। जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम ऑब्जर्व कर लेंगे, उसे मतलब उसे सकोड़ लेंगे 2050 तक। बहुत सारी कंट्रियां बोल चुकी हैं। तो यही बोल रहे हैं कि इंडिया को इटसेल्फ द नेशन, ठीक है, एम्बिट द गोल उसको निभाने चाहिए, सब चीज़ बात करनी चाहिए। जो प्रॉब्लम है सी लेवल, हीट स्ट्रेस, ड्रॉथ, वाटर स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं पे बात होनी चाहिए। सेकंड, राइजिंग द पावर। इंडिया नेचुरली सीक द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबली बाय चैलेंज फेसिंग द जनरेशन, ठीक है। तो उस चीज़ पे बात होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन, चाइना, यूरोपियन यूनियन नॉट साइन द नेट जीरो। तो ये भी सारी चीज़ें, तो ये नेट जीरो की बात कर रहे हैं सारी चीज़ें कि हमें कैसे करना है। जो इंडिया का टारगेट है ना,
इंडिया बोल रहा है कि हम इतना कम करेंगे और इंडिया कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए काम भी कर रहा है। आपको स्टेप बताने, जो इंडिया का टारगेट है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का कि 450 गीगावाट 2030 तक करना है, और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो फुलफिलमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे टारगेट भी फुलफिल होते जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा टारगेट है कहीं ना कहीं, और हमारी जो टाटा ग्रुप है या रिलायंस ग्रुप है, इसने नेट जीरो बोल दिया, टाटा ग्रुप ने बोल दिया 2040 तक कर देंगे, रिलायंस ने बोल दिया 2035 तक कर देंगे। तो इंडिया का जो नेशनल इंटरनेशनल क्लाइमेटिकल एक्शन है नाउ एंगेज इन द वे इन द गो सिग्निफिकेंस बियॉन्ड द वेटिंग टू द डोनर सपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। चैलेंजेस हैं कार्बन मार्केट के, कोविड आ गया बीच में, इन सब चीज़ों पे चैलेंजेस आए हैं, पर कहीं ना कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो कार्बन इमिशन बाय 2050 क्या क्या स्टेप है, आपको क्या करना है। देखो ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, इनके बारे में आपको ये सोचना है गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं। जैसे एस्टेब्लिश इन नेट जीरो स्टैंडर्ड न्यू बिल्डिंग, जो न्यू बिल्डिंग बन रही हैं उनके लिए कुछ नेट जीरो इमिशन ना करें ऐसा सेट करो आप। एनर्जी इफिशिएंसी प्रोग्राम है, ग्रीन हाउसेज है, ऐसी स्कीम्स हैं। फिर जो स्टैंडर्ड आपको देते हैं, आपको मतलब कि इको बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग का, वो यही हैं सारे। बिगनिंग द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब कि जो आप थर्मल बेस एनर्जी बना रहे हो, कोल का इस्तेमाल करो, कार्बन जनरेट करो, आप थर्मल बेस बनाओ, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओ कि वो फ्यूज़न करके ताकि उससे कार्बन जनरेट ना हो। ये है कुछ जो जीरो इमिशन स्टैंडर्ड है। न्यू कार जो मॉडल्स आ रही हैं उनके लिए हमें BS6 पे स्विच कर गए हैं। फिर पेट्रोल में ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करेंगे, बायो डीजल की, बायो पेट्रोल की ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टारगेट है 2030 तक 20% करना है, 2022 तक 10% करना है, और जो अभी चल रहा है वो 8% के आसपास चल रहा है। 2035 तक इंश्योर करो 100% इलेक्ट्रिसिफिकेशन। जो हमारी फेमा स्कीम है वो बोल रही है 50% 40% 2030 तक कर देंगे हम, तो वो हमारी स्कीम काम कर रही है इसके लिए। फिर जो इनेक्ट करना है नेट जीरो इमिशन फॉर ऑल द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें 2040 तक आप उसे नेट जीरो बना दो। हाँ कर जाएंगे हम। 2045 तक रिड्यूस कर दो 85%, जो वेस्टिंग जो मीथेन है उसको कम कर दो, तो उसके लिए आगे सोचेंगे। और ग्रीन इकोनॉमी बनाने के लिए हम ऑलरेडी बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी स्कीम है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।